हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर पर C2 में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चे आ जाएंगे और आप सभी की क्लास शुरू हो चुकी है। और आज हम लोगों को पता है कि हमारी जो क्लास है वो तीसरी क्लास है। मतलब आपको ये कहना है कि जो मेरी क्लास है वो 3rd नंबर की क्लास है। हम इससे पहले 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। तो सभी प्यारे बच्चे आ जाएंगे। जो 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, जो बच्चे उस क्लास को नहीं किए हैं वो लोग उस क्लास को कर लेंगे। होगा क्या कि जो तीसरा लेक्चर है, अगर आप तीसरे लेक्चर को क्लास करेंगे तो इसमें समस्या ये होगी कि अगर आप 2 लेक्चर नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। और आप इस चैनल पर अगर जितने भी बच्चे हैं जो शुरू किए हैं देखना, अगर वो नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा कि जो क्लासेस हैं आपकी, ये आपको जैसे ही आपको अपलोड होंगी वो आपको पता चल जाएंगी कि क्लास अपलोड हो चुकी है। बाकी और भी क्या होगा कि जो नई क्लासेस आएंगी वो आपको पता चलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए सभी प्यारे बच्चे आ जाएंगे और अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो हम इससे पहले देखेंगे कि हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे। तो प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा, हम लोग इससे पहले पढ़ चुके थे दर्पण पढ़ चुके थे, प्रतिबिंब पढ़ चुके थे, दर्पण के प्रकार, ये सब सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे भैया, गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम। चलिए हेडिंग, सभी प्यारे बच्चे हेडिंग डाल लीजिएगा, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। यही हम लोगों को पढ़ना है प्यारे बच्चों, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप सभी लोग। देखिए ध्यान से, ये बहुत थोड़ा सा दिक्कत करेगा सभी प्यारे बच्चों को, तो इसको ध्यान से समझ के तब हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए तो प्यारे बच्चों, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम अगर हम पढ़ने चल रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्यारे बच्चों ये गोली दर्पण क्या होता है। इस वजह से मैंने कहा कि अगर आप पिछली क्लास नहीं देख कर आएंगे तो आपको समस्या होगी। अगर आपको गोली दर्पण नहीं पता होगा तो उससे प्रतिबिंब कैसे बनेगा। आप अगर इस हेडिंग का मतलब समझना चाहो तो मैं प्यारे बच्चों आपको सिंपल भाषा में समझाऊं कि ये देखिए हमारा क्या है, गोली दर्पण है। क्या है? गोली दर्पण है। हमें पता है दर्पण में हमें अपना फोटो दिखता है, जैसे हम शीशे में देखते हैं तो हमारा फोटो दिखता है ना। तो वही ये कहना चाहता है, जब हमारा दर्पण गोला सा होगा। कैसा होगा? गोला। हमें पता है जब हमारा दर्पण सीधा रहता है, जो शीशा कहते हैं जिसको हम, उसमें देखते हैं तो हमें कोई समस्या नहीं होती, देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करती, क्योंकि वो मुड़ा नहीं होता। लेकिन गोली दर्पण के बारे में बात करें तो हमने कहा गोली दर्पण ऐसे गोला सा होता है। और जब गोली दर्पण गोला सा होता है तो हम अपना फेस ऐसे देखने का प्रयास करते हैं तो हमें कैसा दिखता है, उसी के बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना होगा। मैंने क्या कहा, जैसे आप लोगों ने इसका मैं एक उदाहरण दूं, जैसे आप लोगों ने चम्मच देखा होगा। चम्मच में कभी कभी आप अपना फेस देखते हैं ऐसे उल्टा करके ना, तो आपका फेस अंदर दिखता है, समझ रहे हैं, उसमें ऐसे बाहर दिखता है। कभी कभी आप ऐसे अंदर करके देखिए तो आपका फेस थोड़ा थोड़ा चमक दिखता है। तो मैं वो चीज़ें यही यहाँ पर समझ लेना है कि गोली दर्पण कैसा होता है। आप कहोगे सर गोला सा होता है। गोला कैसा? गोला मतलब गेंद जैसा। और हम उसको काटेंगे, जैसे अभी कभी कभी आप लोग देखे होंगे ना, हम लोग खेल रहे होते हैं और बॉल बीच से फट जाती है, फट के ऐसे 2 कटोरी जैसा हो जाता है। कटोरी आप लोग ऐसे कटोरी जैसा होता है, सेम ऐसे कटोरी के जैसा हमारा गोली दर्पण का जो 2 भाग निकलता है कटोरी के जैसा। एक कटोरी जैसा जो निकलता है, एक को हम कह देते हैं, आप सभी को कल हमने बताया था, तो एक जो कट के निकलता है हम एक को कह देते हैं अवतल दर्पण, और एक दूसरे को, और जो दूसरा निकलता है उसको हम कह देते हैं उत्तल दर्पण। इसके बारे में हमने आपसे कल बता दिया था कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण का परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। जब किसी मैं बोल रहा हूँ, जब किसी दर्पण के उभरे हुए पृष्ठ में, मतलब ऐसे हमें पता है ऐसे टूट के निकला, मान लीजिए काट के ऐसे निकाले हम लोग, अब हम इसको ऐसे पीछे पॉलिश कर दिए। ये क्या कर रहे हैं? पॉलिश कर रहे हैं, समझ रहे? पॉलिश करने के बाद ये हमारा कौन सा दर्पण हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण। अब बाकी इसका इस साइड वाला भाग जो ये होता है, इसको हम अंदर से पॉलिश कर देते हैं। और जब हम अंदर से पॉलिश कर देते हैं तो हम इसका नाम देते हैं उत्तल दर्पण। यहाँ तक आप सभी लोग समझ चुके थे, बाकी कोई समस्या नहीं थी, समझ रहे हैं? तो आज हमें पढ़ना है गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के
नियम। इसमें होता क्या है अब हमें पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला जो नियम होता है ये कहना चाहता है, लिखिएगा, हमें पता होना चाहिए कि अब देखिए मैं पहले लिखूंगा फिर समझाऊंगा। लिखना है गोली मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, लिखिएगा मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। कहाँ से होकर जाती हैं? फोकस से होकर जाती हैं। इसका क्या मतलब है प्यारे बच्चों? देखिए आपसे कहेगा गोली दर्पण के प्रतिबिंब बनने के कितने नियम हैं, आप कहेंगे सिंपल सा 3 नियम है, जिसमें से मैं पहला लिखता आता हूँ, यहाँ लिख लीजिएगा, इसके ऊपर लिख लीजिएगा, इसके 3 नियम हैं। कितने नियम हैं? इसके 3 नियम हैं। मुख्य 3 नियम हैं जो हमें पढ़ने हैं। पहला कि मुख्य अक्ष के समांतर, सबसे पहले आप क्या करोगे, गोली दर्पण बनाओगे। हमें पता है गोली दर्पण कैसे कैसे होते हैं। एक तो ऐसा होता है और आप इसको ऐसे पॉलिश करोगे, तो पॉलिश करने के बाद इसका नाम जो हो जाएगा, प्यारे बच्चों आप सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि सर इसका जो नाम होगा वो क्या होगा। इसका जो नाम होगा प्यारे बच्चों ये अवतल दर्पण होगा, सीधी सी बात पता है। और हमें पता है जब हम इस तरीके से एक लाइन खींचा करते थे इसके बीचों बीच से, हम इसको मुख्य अक्ष कहा करते थे। किसी को समस्या नहीं है, जो बच्चे नहीं जानते तो याद रखें। सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं और बीच में से एक लाइन ऐसे ले जाते हैं, इसको कहा जाता है मुख्य अक्ष कहा जाता है, मुख्य अक्ष। अब हमें पता है ये क्या होता है, जो बिंदु बना रहे हैं प्यारे बच्चों इसको हम कहते हैं पी, और पी का मतलब होता है ध्रुव। पी का मतलब होता है ध्रुव, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। प्यारे बच्चों हमें पता है इसको ध्रुव बोलते हैं। यहाँ पर यम और यन होता है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अगर मैं एक लाइन खींचूँ तो इसको हम कहते हैं दर्पण का द्वारक। ये सब लिखा चुका हूँ। बाकी बीच में हमें पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर सी होता है और यहाँ पर एफ होता है। एफ मतलब फोकस दूरी, एफ मतलब फोकस होता है, सी मतलब कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ तक आप सभी को पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। अब ये कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, हमें पता है प्यारे बच्चों। अब हमें इस तरीके से दर्पण रखा है, मतलब समझिए ऐसे शीशा रखा है मोड़ के, ऐसे मोड़ के रखा है। अब आपको पता है पीछे पॉलिश है, तो अब देखोगे किधर से, इधर से ही देखोगे। मतलब आप मान लीजिए एक आदमी यहाँ पर ऐसे है, अब आदमी अगर दर्पण के सामने आके खड़ा होगा तो सीधी सी बात है इसमें दिखेगा, दिखेगा ना, आपको कि बिल्कुल दिखेगा। अब पता है जैसे कि ये हमारा है सन, सन मतलब सूर्य, सूर्य से प्रकाश की किरणें जब निकलती हैं वो पृथ्वी पर आती हैं, तो पृथ्वी पर जो आदमी होता है, जो वस्तुएं होती हैं उस पर पड़ता है। अब ये प्रकाश आएगा इस पर पड़ेगा, अब जैसे इस पर पड़ेगा ये आदमी चमकने लगेगा, चमकने लगेगा मतलब आपको दिखने लगेगा। अब जब ये दिखने लगेगा तो इसमें से प्रकाश इसे रिफ्लेक्ट होकर इधर इधर जाएंगी, तो कुछ ऐसी किरण भी होगी जो कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, कैसे, समांतर। समांतर मतलब जैसे ये गई है सेम ऐसे ही एक और चली जाए, ऐसे ऐसे जाएंगी जो किरणें, मतलब मुख्य अक्ष के जो समांतर किरण जा रहे, अब जा रही है किधर, आगे की ओर जा रही है, तो हम तीर ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखा देंगे, कोई समस्या नहीं होगी कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें। अब हमें पता है ये आगे नहीं जा सकती, क्रॉस नहीं कर सकती। अब क्या, क्यों? क्योंकि पीछे पॉलिश। अब क्या होगी, ये रिटर्न होगी। रिटर्न कैसे होगी? अब ये कह रहा है कि फोकस से होकर जाती है। अब ये नीचे से ऐसे कहाँ से होकर जाएंगी, फोकस से। तो इस बिंदु को जहाँ पर ये मिल रहे हैं इसको कहते हैं फोकस। लिखिए, देखिए लिखा है मुख्य अक्ष के समांतर। हमें पता है मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण जा रही है ना। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन मतलब टकराने के बाद फोकस से होकर जाती हैं। टकराने के बाद ऐसे देखिए फोकस से जा रही है, तो इसको ऐसे बनाना है, इसको ऐसे बनाना है। आपसे ऐसे पूछेगा नियम में, पहला नियम बनाना है, चित्र बना देना है ऐसे। कोई समस्या प्यारे बच्चों नहीं होना चाहिए। ये तो हमारा हो गया अवतल दर्पण के लिए। इसी में अवतल दर्पण का अगर ऐसे ही चित्र बनाना हो, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं गोली दर्पण का, तो ये पहले अवतल दर्पण का चित्र आप सभी प्यारे बच्चे बना लेंगे। बाकी कोई समस्या नहीं होना चाहिए। सिंपल सा भाषा था, सिंपल सा चित्र था, ऐसे आप सभी को बना लेना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे ना अब देखिए, जब यहाँ पे हम अगला उत्तल दर्पण लिख लेंगे, अब हम ये अवतल दर्पण है, हम अब यही चीज़ उत्तल दर्पण में अप्लाई करेंगे।
यही रूल, यही नियम उत्तल दर्पण में अप्लाई करेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें किधर से होकर जाती हैं। तो अब पता होना चाहिए फोकस से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि हमें पता है जब हम इसका उत्तल दर्पण में बात करेंगे जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, ये आपको लिखना होगा। क्यों लिखना होगा जाती हुई प्रतीत होती हैं? क्योंकि हमें पता है इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और इसमें काल्पनिक इमेज बनता है। अभी समझाऊंगा वास्तविक और काल्पनिक क्या होता है, बस आपको अभी बस इतना सा दिमाग में रखना है कि इसमें वास्तविक बनता है और इसमें काल्पनिक बनता है। हम इसको ऐसे पॉलिश कर दिए, ऐसे एक लाइन ले जाएंगे, आप सभी प्यारे बच्चे बताएंगे कि सीधी सी बात है, ये एक मुख्य अक्ष है। हमें पता है प्यारे बच्चों, अब ये ध्यान से समझिएगा, हमें पता है सर ये पोल होता है, इसको पोल कहते हैं। आप कहोगे यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर सेंटर होगा, कोई समस्या नहीं है ना। अब आप कहोगे सर अब क्या इधर वस्तु रखी जाएगी, कोई भी वस्तु? आप कहोगे सर वस्तु इधर रखी जाएगी, सोचना पड़ेगा, शायद रखा जा सके। हम कहेंगे भैया आप ये सोचो कि पीछे क्या है, ये अंदर से पॉलिश है ना, अंदर से पॉलिश है मतलब जिधर पॉलिश है क्या आप उधर ऐसे ऐसे कोई चीज़ है, अब इधर से पॉलिश है तो क्या आप ऐसे देखोगे? नहीं ना, जिधर पॉलिश नहीं है तो पॉलिश किधर नहीं है, पीछे साइड, तो वस्तु इधर रखी जाएगी? नहीं रखी जाएगी। वस्तु कहाँ रखी जाएगी? वस्तु यहाँ रखी जाएगी। अब मान लीजिए वस्तु कहाँ रखी गई भैया, वस्तु यहाँ रखी जाएगी। अब वस्तु रखी जाएगी इस तरीके से, ये आप सभी को कोई समस्या नहीं हो। अब इसके पीछे अगर वस्तु रखी जाएगी, दिख तो रहा है ना क्लियर? हाँ वेरी गुड, क्लियर दिख रहा है, कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ से हमें पता होना चाहिए कि जब वस्तु इस तरीके से है, अब यहाँ से हमें पता होना चाहिए कि अब इसमें से किरणें निकलेंगी। अब ये किरणें निकल के ऐसे जाएंगी, कैसे जाएंगी? ऐसे ऐसे किरणें निकल जाएंगी। मुझे पता है सेंटर के बीच में फोकस होता है, क्या होगा भैया? फोकस। अब हमें पता होना चाहिए अब ये क्या करेगा, ये किरणें यहाँ से ऐसे देखिए, अब हमें पता है ना ये उस साइड नहीं जाएंगी, उस साइड नहीं जाएंगी मतलब ये कैसे रिटर्न हो जाएंगी? इस तरीके से, ऐसे रिटर्न हो जाएंगी। ये कैसे रिटर्न हो जाएगी? इस तरीके से, ऐसे रिटर्न हो जाएगी। ये तो जाएंगी, ये भी जाएंगी, ये रिटर्न हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है। बाकी हम इसको ऐसे मिला देंगे, ऐसे डॉटेड मिला देंगे, ऐसे डॉटेड मिला देंगे। इसका मतलब ये डॉटेड मिलाने का मतलब कि हम ऐसा सोचेंगे कि उस साइड जाके मिल सकता है, समझ रहे हैं? जैसे मैं कहूँगा कि अब देखिए मैं ऐसे बना रहा हूँ ना, अब आपसे मैं पूछता हूँ कि अब ये बताओ अगर मैं ऐसे इसमें ऐसे पूरा अंदर डाल दूँ अपने हाथ में तो ये निकलेगा कहाँ? तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो सर यहाँ निकल सकता है, ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो ना कि हाँ सर इस साइड निकलेगा। तो वही बात यहाँ पे, अंदाज़ा लगाना मतलब कल्पना करना, अंदाज़ा लगाना मतलब जैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, अब मैं से पूछूँ कहाँ निकलेगा तो आप अंदाज़ा लगा हाँ सर यहाँ निकल, वही अंदाज़ा लगाना ही कल्पना है, काल्पनिक। इसीलिए मैं कह सकता हूँ अब ये क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। अब ये जहाँ पे हम मिला दी इसलिए हम इसको कहेंगे काल्पनिक इमेज बनेगा। अब इसमें काल्पनिक, जब ऐसे डॉटेड लाइन बन जाती है तो यहाँ पे काल्पनिक, डॉटेड इसीलिए बनाना है क्योंकि हम सोच रहे हैं वो उधर बनेगा, तो ऐसे बना लेना है। देखिए मुख्य अक्ष के समान, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें हैं, किरणें अब क्या होगी, परावर्तन के पश्चात तो रिटर्न हो जाएंगी, बाकी जैसे रिटर्न होंगे ऐसे दोनों को मिला देंगे, ये हमारा हो जाएगा। ये दोनों चित्र में ऐसे आपको बनाना है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, और ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। अब दूसरा नियम जो है इसका हम यहाँ से समझेंगे, इसको मैं प्यारे बच्चों मिटा देता हूँ, इसको हम मिटा देंगे, पहला नियम था, बाकी दूसरा नियम हम लोग देखते हैं। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण सब कुछ पता होना चाहिए, अवतल दर्पण की मीनिंग, अवतल दर्पण की मीनिंग, ये सब पता होनी चाहिए स्पेलिंग, क्योंकि अगर आप लिखेंगे ना इसका प्रॉफिट आपकी एग्जाम में होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप उसको अच्छे से समझिएगा। ये चित्र आपको आने चाहिए, जैसे नहीं आ रहे हैं आप बार बार रिवाइज करो, देखो वीडियो को, तब सारी बातें आपको समझ में आएंगी। चलिए हम यहाँ से लिखते हैं दूसरा नियम। देखिए प्यारे बच्चों एकदम सिंपल भाषा में, सिंपल तरीके से मैं आप सभी को समझा रहा हूँ, एकदम बहुत दिमाग कंसंट्रेट करके बैठिए और धीरे धीरे सारी बातें समझते हुए चलिए। तो हमारा दूसरा जो हो जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अब हमें पता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें, अब हमें पता है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से नहीं, उसी वक्रता परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती हैं, उसी मार्ग पर वापस लौट आती हैं। अब इसका चित्र कैसे बनेगा प्यारे बच्चों,
हमें पता है कि इस तरीके से हमें पहले बनाना है एक तरीके से, ये हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा। जब तक पॉलिश नहीं करोगे तब तक अवतल दर्पण ही नहीं बनेगा। अब इसको पॉलिश कर दीजिए। बाकी दूसरा चित्र इस तरीके से बना लीजिए, इसको इस तरीके से पॉलिश कर दीजिए। पॉलिश करने के बाद आप इसको ऐसे एक लाइन खींचोगे, इसमें सेम ऐसे एक लाइन और खींचो, इसको खींचोगे। दोनों में इन दोनों लाइनों को क्या कहा जाता है? आप कहोगे सर इन दोनों लाइनों को मुख्य अक्ष कहा जाता है। मुख्य अक्ष में जो पॉइंट होता है इसको पी कहते हैं। पी मतलब ध्रुव होता है। जब भी याद रखिए, इतनी बार मैं इसको लिख दे रहा हूँ ना, सब रट लेना है आपको। इसको एम कहते हैं, इसको एन कहते हैं, इसको एम कहते हैं, इसको एन कहते हैं। यहाँ पर सी होता है, यहाँ पर एफ होता है, इसमें भी यहाँ पर सी होता है, यहाँ पर प्यारे बच्चों एफ होता है। कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हमें क्या करना होगा? हमें पता है इसमें वस्तु कहाँ रखी जाती है, जिधर पॉलिश नहीं है। इधर पॉलिश नहीं है तो वस्तु कहाँ रखी जाएगी? ऐसे वस्तु रख दिया जाएगा। कैसे रख दिया जाएगा? वस्तु ऐसे रख दिया जाएगा। इसमें कहाँ वस्तु रखी जाएगी? वस्तु ऐसे रखी जाएगी इसके पास। हमें पता है। अब ये कह रहा है कि मुख्य अक्ष के, अब कह रहा है कि सेंटर से जाने वाली किरणें। सेंटर का मतलब अब हमें पता होना चाहिए, पहले इसको समझेंगे। मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई किरण, ये सूर्य है, अब ये सूर्य में से प्रकाश की किरणें निकलेंगी, तो कुछ किरण तो समांतर गई, उसके बारे में मैंने नियम देख लिया। बाकी कुछ किरण ऐसी भी हो सकती है कि जो ऐसे जाए। कैसे जाए? ऐसे। कुछ किरण इसमें से निकलकर ऐसे जा सकती है। तो याद रखिएगा, जब यहाँ तक पहुँच जाएगी ना, ये बाहर क्रॉस नहीं करेगी, ये वापस लौट जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि वक्रता केंद्र सी को वक्रता केंद्र ही कहते हैं, कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन, मतलब यहाँ से टकराने के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। सेम ऐसे चित्र बना देना है। सेम इसमें भी क्या करना है? सेम इसमें भी ऐसे करना है। ये हमारा चित्र, ये हमारा वस्तु हो गया। अब आपको पता होना चाहिए, अब ये ऐसे जाएगा, डॉटेड नहीं, पहले ऐसे सीधा जाएगा। अब हमें पता है ये जैसे जाएगा ये रिटर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? ये यहाँ से ऐसे पहुँचेगा ना, ऐसे पहुँचने के बाद अब ये रिटर्न हो जाएगा, ऐसे रिटर्न हो जाएगा। अब इस जिधर रिटर्न हुआ ना, अब पहले ऐसे गया, अब ये जैसे रिटर्न होगा ऐसे ले जाके ऐसे मिला देंगे। समझ रहे हैं? तो याद रखिएगा कि इसका चित्र कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, और इसका चित्र ऐसे बनेगा। इसमें देखिए डॉटेड लाइन नहीं है, इसमें डॉटेड लाइन है। ये उत्तल दर्पण है और ये अवतल दर्पण है। कह रहा है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, तो ये वक्रता केंद्र से किरण जा रही है, परावर्तन के पश्चात, मतलब परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। दोनों चित्र बना लेने हैं। यहाँ पे डॉटेड होगा, बाकी इधर डॉटेड नहीं होगा। यहाँ तक कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। पी हो गया, एफ हो गया, सी हो गया, कुछ बचा है? नहीं बचा है। समझ रहे हैं? अब यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं। अगला जो मेरा नियम हो जाता है, तीसरा नियम, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये दो नियम हो गए, मिटा दे रहा हूँ मैं। जो बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं वो बार बार रिवाइज करते समय पीछे बैक करके आप देख लीजिए। ऐसा तो है नहीं मैं, ये ऑफलाइन क्लास है, मैं एक बार बोल दिया तो आप दोबारा नहीं देख सकते। आप चाहो इस वीडियो को 10 बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ से तीसरा हम देखेंगे। जो हमारा तीसरा नियम हो जाता है, तीसरा नियम हो जाता है कि प्यारे बच्चों, फोकस से होकर जाने वाली किरणें, कहाँ से? फोकस से, फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ऐसे सेम लिखिएगा, फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें क्या करना होगा प्यारे बच्चों? इसका चित्र कैसे बनेगा? हमें पता है, सेम वही काम। एक हमें इस तरीके से बनाना है, जिसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। अभी नहीं कहेंगे जब तक पॉलिश नहीं किए हैं इसको, सॉरी, उसको कहेंगे अवतल दर्पण। कब कहेंगे? जब इसको पॉलिश कर लेंगे। तो सबसे पहले पॉलिश करना है। याद रखिएगा, जब भी आप चित्र बनाना चालू करिए तो सबसे पहले पॉलिश करना सीखिए कि पॉलिश कैसे होता है। अगर आपको पॉलिश करना नहीं आता तो ये दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ से इसको पॉलिश करना, इसको नीचे से ऐसे पॉलिश करते चलेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा पॉलिश करने में आसानी होगी। उसमें ऊपर से बनाते आइए, इसमें नीचे से बनाइएगा। बाकी ऐसे लाइन खींच दीजिएगा, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष, सबको पता होना चाहिए। बाकी इसमें क्या कहते हैं आप लोग बताएंगे। यहाँ पर प्यारे बच्चों पोल होता है, यहाँ पर एफ होता है, यहाँ पर सी होता है, ये सबको पता है। यहाँ पर प्यारे बच्चों पोल होता है, यहाँ पर सी होता है, यहाँ पर एफ, सॉरी, यहाँ पर एफ होता है, यहाँ पर सी होता है, कैपिटल एफ होता है, स्मॉल नहीं, ध्यान रखिएगा।
यहाँ पर यम होता है, यहाँ पर यन होता है, कोई समस्या नहीं है प्यारे बच्चों। अब कह रहा है फोकस से होकर, मतलब हमें पता है अब वस्तु कहाँ रखी जाएगी, वस्तु यहाँ रखी जाएगी। अब हमें पता है वस्तु है, वस्तु चमक रही है तो उसमें से किरणें निकलेंगी। मैंने क्या कहा, वस्तु रखी जाएगी, वस्तु रखी जाएगी तो इसमें से प्रकाश ऐसे निकलेगा, इसमें आके टकरा के इससे बाहर प्रकाश जाएगा। अब जब प्रकाश जाएगा तो मान लीजिए अगर कोई प्रकाश ऐसे चला गया, किधर से, फोकस से, मतलब अगर कोई प्रकाश फोकस से चला गया तो ये क्या होगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर रिटर्न होगा। कैसे, ये ऐसे रिटर्न होगा मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब ऐसे जाएगा, जाने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर मतलब देखिए पूरी लाइन एकदम सेम समझ रहे हैं, ऐसे सेम अगर एक लाइन है तो उसको हम कहते हैं समांतर लाइन, कोई समस्या नहीं है। अब ये देखिए इस वस्तु से किरणें निकल कर फोकस से जा रही है, ये फोकस है, फोकस से जाने वाली किरणें अब यहाँ से टकराई मतलब परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात कहाँ से हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। चित्र ऐसे बना देना है, बाकी भूली हुई चीज़ों को भी लिखिए, यहाँ पे यम होता है, यहाँ पर यन होता है, कोई समस्या नहीं है। इसमें क्या होगा, इसमें भी अगर कोई वस्तु ऐसे जाए, ऐसे जा रही है ना, अब ये जाने वाली किरणें परावर्तन, अब ये क्या हो जाएगी, ये ऐसे रिटर्न हो जाएगी, कैसे रिटर्न होगी, ऐसे। अब ये कैसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा, ऐसे अच्छा ये तो फोकस वाला हो गया ना, फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो फोकस से होकर गई ना। इसमें क्या होगा भैया, फोकस से हो गया तो इसमें रिटर्न जो होगा ना, ये रिटर्न जो होगा वो कैसे होगा, मतलब फोकस से होकर जाने वाली किरणें इस तरीके से क्या हो जाएंगी भैया, इस तरीके से समांतर हो जाएंगी, ये ऐसे समांतर हो जाएंगी, इस तरीके से कैसे हो जाएंगी, समांतर, मतलब ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, इस तरीके से इसको बना लेना है, कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। ऐसे जा रही है, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ऐसा चित्र बना लेना है, बाकी कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ये हमारा ये हो गया, ये हमारा दूसरा चित्र हो गया, ऐसे बना के आपको लिख लेने हैं। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम है, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, ये मैंने समझा दिया। अब आपको ऐसे तीनों के चित्र बना लेने हैं, ये आपकी एग्जाम में आता है, मैं 100% कह रहा हूँ, स्टार लगा लीजिए आप, ये आपकी एग्जाम में आता ही आता है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो 2 से 3 बार वीडियो देखिए। बाकी याद रखिएगा कि अभी मैं क्लासेस कराऊंगा, इस भरोसे मत रहिएगा कि मैं और भी क्लासेस इस चैप्टर को लेके आऊँगा और ऐसे समझाऊँगा। अब समझाऊँगा ना तो इतना डिटेल भी नहीं समझाऊँगा, इस वजह से क्योंकि हमें पता है कि अब हमें प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल आए हुए प्रश्नों को करने हैं। जैसे मैं चैप्टर कंप्लीट करूंगा वैसे ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ तक कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। बाकी कोई क्लियर है, सब कुछ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम चलिए यहाँ से मिटा देते हैं, बाकी आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमारे गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम था। अब अगला हमें पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ से सबसे पहला जो देखेंगे, गोली दर्पण में दो तरीके के होते हैं दर्पण। गोली दर्पण में 2 तरीके के दर्पण होते हैं, एक को अवतल दर्पण कहते हैं और एक को उत्तल दर्पण। तो अब अगला जो हेडिंग हो जाएगा वो हमें पढ़ना होगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब में कैसे मैं लिख रहा हूँ, सब मात्रा पे ध्यान दिया करिए आप लोग, समझ रहे हैं, मात्रा कुछ बच्चों की मात्राएं गलत होती हैं। प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण मतलब क्या होता है, हमें पता है, कॉनकेव लेंस कॉनकेव मिरर होता है, इमेज फॉर्मेशन बाई, ऐसे लिख लीजिएगा, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर, कोई समस्या नहीं है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे लिखिएगा इसकी 6 स्थितियाँ होती हैं। कितनी स्थितियाँ होती हैं, ऐसे आपसे कहेगा, पेपर में आएगा, इसकी 6 स्थितियाँ होती हैं। अब 6 स्थितियाँ आपको पढ़नी है। आपसे कैसे पूछेगा प्रश्न, कहेगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के जो नियम है उसमें से 6 में से एक पूछेगा। कैसे पूछेगा अभी समझाता हूँ। सबसे 6 स्थितियाँ होती हैं। अब यहाँ पर लिखिएगा पहली स्थिति, क्या लिखेंगे, प्रथम स्थिति। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा प्रथम स्थिति क्या होती है। प्रथम स्थिति में अब याद रखिएगा, अब हमें पता है कि अवतल दर्पण द्वारा हम प्रतिबिंब को बनाने चल रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अवतल दर्पण पता होना चाहिए कैसे होता है। तो याद रखिए कि मेरा अवतल दर्पण होता है, जब इसको हमने ऐसे पॉलिश कर दिया, अब ये कौन सा दर्पण हो गया,
अब ये प्यारे बच्चों मेरा अवतल दर्पण हो गया। इस तरीके से आप पॉलिश कर लीजिएगा। यहाँ से जो लाइन जाती है प्यारे बच्चों, इसको हम कहते हैं पी कहते हैं, इसको एफ कहते हैं, इसको सी कहते हैं। यहाँ तक कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। अब हमें पता है बचा हुआ चीज़ जो है वो एम है, इसको कहते हैं एन है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब प्यारे बच्चों अगर ये बहुत दूर तक लाइन जाएगी तो हम इसको कह देंगे यहाँ पे इनफाइनाइट, मतलब अनंत तक गई है। और ये बहुत आगे तक गई होगी तो हम इसको भी अनंत कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कहेंगे आप सर कोई दिक्कत नहीं है। अब प्यारे बच्चों प्रथम स्थिति में क्या होता है कि अब यहाँ पे लिखिएगा जब वस्तु अनंत पर रखी हो। क्या हो? जब वस्तु अनंत पर। आपसे प्रश्न में आप देखेंगे पिछले साल के पेपर उठा के देखेंगे तो कहेगा जब वस्तु अनंत पर स्थित हो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। समझ रहे? ऐसे आपको प्रश्न लिखा मिलेगा, ठीक है। बाकी मैं बार बार ऐसे नहीं लिखूंगा आप कि जब वस्तु प्रतिबिंब पर कैसे बनेगा, मैं बस इतना लिखूंगा जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। आगे आपको समझ जाने हैं क्या लिखना होगा, ऐसे पेपर में आएगा। अब प्यारे बच्चों हमें क्या है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, देखिए जरा इसमें बताया अनंत कहाँ है। आप कहोगे सर अनंत यहाँ है, तो मतलब वस्तु ऐसे रखी जाएगी, ऐसे अनंत पर कोई वस्तु ऐसे रखी गई है, कोई दिक्कत नहीं, वस्तु मान लेता हूँ मैं इसको। अब अनंत पर वस्तु रखी गई है। अब हमें पता है सीधी सी बात, अब इसका चित्र कैसे बनेगा। हमें पता है ये सन निकले होंगे, ये सन है। अब सन से लाइट आती होगी, इसको बनाना नहीं है, सन को बनाना नहीं है। मैं बार बार इसको समझाता इसलिए हूँ कि आपको पता चले प्रकाश इस पर आई कहाँ से। जब इस पर प्रकाश आती है तो ये क्या करता है, बहुत सारे प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है। तो ये प्रकाश क्या होती है, कुछ प्रकाश की किरणें ऐसे जाती हैं और हम इनको कहते हैं समांतर किरणें, क्योंकि ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर है। कुछ किरण ऐसे निकल के जाएगी, अब कुछ किरण इस तरीके से निकल के जाएगी, ऐसे इसमें से ऐसे निकल के जाएंगी। अब हमें पता चला, अब हमें देखना है कि यार अभी हमने पढ़ा इससे पहले कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, नियम नंबर 1, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें अब यहाँ से टकराने के बाद मतलब परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं, फोकस से होकर जाती हैं। तो ये पहला नियम है। ये क्या पढ़ना है, ये पहला है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो याद रखिएगा ये हमारी किरणें हैं, ये ऐसे जा रही थी, अब ये परावर्तित हुई तो ऐसे ये परावर्तित हो गई, ऐसे बनाएंगे हम लोग। मिली कहाँ पर, तो याद रखिएगा मैं यहाँ पे आप सभी लोग नोट लिखिएगा। नोट में आप सभी को क्या लिखना है, जहाँ पर परावर्तित किरण मिलती है, जहाँ पर परावर्तित किरणें मिलती हैं, इसको लिख लीजिएगा, वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। अब आपको समझना है प्यारे बच्चों कि हमें क्या पता चला, ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर हो गया, संरचना हो गई। अब हमें पता है कि जहाँ पर परावर्तित किरण, मैंने लिखा ना परावर्तित किरण, आप कहेंगे ये सर जो जा रही है ना ये आपतित किरण है, ये जो टकरा के लौटी है ना ये परावर्तित किरण है। तो परावर्तित किरणें कहाँ मिल रही हैं, एफ पर मिल रही हैं। देखिए ये दोनों यहीं मिल रही हैं ना, तो परावर्तित किरणें जहाँ पर मिलती हैं, आप कहोगे सर यहाँ भी तो मिल गई। प्यारे बच्चों ये देखिए जाने वाली है और ये आने वाली है। हमने कहा परावर्तित वाली, केवल ये वाली और ये वाली कहाँ पर मिली है, फोकस, मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो आप लिखोगे इसके बारे में, इसका आंसर मतलब उत्तर कैसे लिखा जाएगा, उत्तर में लिखोगे प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। इसका उत्तर कैसे लिखोगे, प्रतिबिंब किस पर बनेगा, फोकस, क्योंकि देखिए फोकस पर मिल रही है, फोकस पर बनेगा। कभी फोकस दूरी मत लिख देना, गलत हो जाएगा। प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अब देखिए जब ऐसे मिल रही है ना एकदम पूरा बिंदु पे जाके मिल रही हैं, तो आप लिखोगे बिंदुवत आकार का बनेगा। कैसे बनेगा, बिंदुवत, बिंदुवत मतलब बहुत छोटा, बिंदुवत आकार का बनेगा। बिंदुवत मतलब बहुत छोटा, क्योंकि एक देखिए पॉइंट पर जाके मिल जा रही है, तो बिंदुवत आकार का बनेगा। अब हमें पता होना चाहिए प्यारे बच्चों बिंदुवत आकार का बनेगा, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा, उल्टा बनेगा। उल्टा प्रतिबिंब हमेशा आगे, जब जब उल्टा बनेगा तब तब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा।
ये आप वास्तविक कैसे लिख पाओगे? समझिएगा, अभी आपको इसमें उल्टा दिख नहीं रहा ना, अभी अगला चित्र बनाऊंगा उसमें उल्टा दिखेगा आपको। तो याद रखिएगा, जब जब उल्टा दिखे आप सीधा लिखना वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा के साथ वास्तविक, उल्टा के साथ वास्तविक। बिंदुगत आकार का ये खुद ही पता चल रहा है, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा ये खुद ही पता चल रहा है, बाकी इन दोनों पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसा जैसा दिखा वैसा हमने लिख दिया। ऐसे हमारा पहला 6 स्थिति में पहली स्थिति हम पढ़ लिए कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अब हमें क्या होगा, वस्तु को अनंत के बाद कहाँ रखना होगा? अब हम वस्तु को अनंत को, अब हम वस्तु को यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर एफ पे रखेंगे, फिर ऐसे। तो पहली स्थिति हो गई ये। अब प्यारे बच्चे दूसरी स्थिति बनाने का प्रयास करते हैं। दूसरा स्थिति हम लोग लिखेंगे, जब वस्तु कहाँ रखी जाएगी? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। वक्रता केंद्र को सी ही कहते हैं। तो अब हमें पता होगा वस्तु को वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। हमें पता है ना, शीशे के सामने या तो हम बहुत दूर होंगे, समझिए ध्यान से, कभी शीशा लगाइए ऐसे, या तो हम शीशे से बहुत दूर होंगे, तो हम उसको कहेंगे जब वस्तु अनंत पर। वस्तु मतलब मैं, जब हम बहुत दूर होंगे तो अनंत पर रहेंगे, तो हमारा चित्र कैसे बनेगा? गोली दर्पण में, अवतल दर्पण में आप कहोगे सर आपका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, फोकस पर बनेगा, बिंदुगत आकार का सर आपका चित्र बनेगा, उल्टा बनेंगे आप, आपका फेस उल्टा दिखाई देगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ऐसे आपको दिखेगा। बाकी अब दूसरी स्थिति, अब मैं कहूँगा नहीं मैं थोड़ा सा आगे और आऊँगा। आप कहोगे सर कितना आगे आओगे? तो मैं कहूँगा कि प्यारे बच्चों अब मैं अनंत से और इधर आ जाऊँगा, किसके पास? सी के पास। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जब मैं अनंत और सी के पास खड़ा रहूँगा, तो वही लिख दिया कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, तब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो याद रखिएगा, अब हम लोग इसका चित्र बनाएंगे। इसका चित्र कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों? इस तरीके से हमें बना लेना है। ये हमारा दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अब हम यहाँ से इसे लाइन खींच देंगे। इसको प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। बार बार मैं बोलता चल रहा हूँ, दिमाग में रट लीजिए, कहीं और सोचेंगे तो सीधी सी बात है समझ में नहीं आएगा। और मत सोचिए कहीं पर, जितना समझा रहा हूँ ध्यान से समझिए। ये यम हो गया, ये एन हो गया प्यारे बच्चों। हमें पता है प्यारे बच्चों ये होता है पी, यहाँ पर क्या होता है एफ, और यहाँ पर क्या होता है सी। कोई समस्या नहीं है। जब वस्तु अनंत पर रखी होगी, तो मुझे पता है अनंत कहाँ था? अनंत यहाँ था। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच मतलब यहाँ पे वस्तु रखी है। वस्तु ऐसे रखी है, मैंने ऐसे डंडा से ऐसा बना दिया, कोई समस्या नहीं, चाहे आप ऐसे बनाओ चाहे ऐसे। अब हमें पता है अनंत पे रखी है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी है। अब इस पर प्रकाश आएगा, प्रकाश आएगा तो कुछ किरण ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी ना, मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी। कुछ किरणें फोकस से भी जा सकती हैं, कुछ किरणें सी से भी जा सकती हैं। यही बात अभी हम लोग पढ़े हैं। तो याद रखिएगा, जहाँ पर परावर्तित किरणें मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, ये हमने कहा है। तो और एक नोट लिख लीजिएगा, किसी भी प्रतिबिंब को बनने के लिए नोट नंबर 2 लिख लीजिएगा। किसी भी प्रतिबिंब के बनने के लिए दो किरण चाहिए होती है, 2 किरण की आवश्यकता होती है। कितनी किरण की? केवल 2 किरण की। दो किरण की आवश्यकता होती है ना, तो ठीक है कोई बात नहीं। अब हमें पता है हम यहाँ से 3 किरण ले लिए, मतलब आपको अब ये समझ में आया सर अभी हमने जो 3 नियम लिखे थे उसमें से 2 नियम लगाएंगे हम, हमारा इमेज बन जाएगा। तो आप इसको नहीं लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप केवल कितनी किरण खींचोगे? 2 ठो। 2 जहाँ पर मिल जाएंगी दोनों, कब मिलेंगी? टकराने के बाद। अभी टकराई हैं, आप कहोगे सर अभी तो केवल यहाँ तक जाके रुक गई हैं, ये भी जाके रुक गई है। अब टकराएंगी कैसे? मुझे पता है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, तो मतलब ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें कहाँ से होकर जाती हैं? फोकस से। आप कहोगे सर ये तो मिल गया, मिल नहीं गया भैया, अभी ये तो ये यहीं पर है ना, ये लौटेगी जब। तो हमें पता है फोकस से होकर जाने वाली किरणें क्या होती हैं? फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात ये क्या हो जाती हैं भैया? ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, इसको मुख्य अक्ष के समांतर बनाइए, मतलब ऐसे बनाना है, कोई समस्या नहीं है। अब आप कहोगे सर ये तो जाने वाली किरण थी, ये जो पूरी गई है जाने वाली है। अब ये जो लौटी है ना, ये लौटने वाली है, जिसको परावर्तित किरण कहते हैं। अब अगर आपको परावर्तित किरण और आपतित किरण नहीं पता है तो पहली क्लास लीजिए आप।
तब जाके आपको आपतित किरण और परावर्तित किरण पर समझ में आए। अब देखिए ये कहाँ पर मिल रही है, मैंने कहा यहाँ पर मिल रही है। मतलब आपको पता है ऐसे लाइन बनाना, कैसे लाइन बनाना है। आप देखिए जितनी बड़ी वस्तु थी क्या उतना बड़ा इमेज बना? आप कहोगे सर नहीं, ये छोटा है। आप कह रहे थे सर ये ऊपर था ये नीचे है, उल्टा दिखा कि नहीं दिखा? आप कहोगे सर उल्टा दिखा, छोटा दिखा। हमने कहा जब जब उल्टा बनेगा, मैंने कहा जब जब उल्टा बने इसके बारे में लिखना क्या होगा, इसके बारे में लिखना होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें जो लिखे हो सेम यही, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा, तो आप लिखोगे प्रतिबिंब छोटा बनेगा। मतलब इसका उत्तर क्या लिखना है, प्रतिबिंब छोटा बनेगा, पहली बात। अब हमने कहा उल्टा बनना क्या ना, उल्टा, दूसरा उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। और जब उल्टा बनेगा तो हमेशा क्या लिखना है, वास्तविक बनेगा। उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनेगा, कोई समस्या नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या लिखना है, जब ये वास्तविक बनेगा तो आप मुझे पता देख रहे हैं कहाँ कहाँ बना है, सी और एफ के बीच में है। किसके बीच में, सी और एफ के बीच में। तो आप लिखोगे सी मतलब वक्रता केंद्र, देखिए मैं सी लिख दे रहा हूँ लेकिन आप सी और एफ नहीं लिखोगे, आप लिखोगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। क्यों, क्योंकि मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ, सी और एफ के बीच में। क्या लिखोगे, सी और एफ के बीच में बनेगा। अब ऐसे आप मत लिख देना सी और एफ के बीच में बनेगा, आपको पूरा पूरा लिखना है, क्योंकि आप एग्जाम देने जाओगे, मेरा काम आपको सिखाना है, बाकी आपका काम है नहीं। चलिए प्यारे बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियरली दिख रहा होगा, कोई समस्या नहीं है। अब इसको मैं मिटाता हूँ। यहाँ तक आप 2 स्थितियाँ पढ़ चुके हैं, 6 स्थिति हैं। पहले स्थिति जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, मैंने अनंत पे रखा। दूसरी स्थिति इन दोनों के बीच में हो। अब मैं कह रहा हूँ मैं और थोड़ा सा आगे खिसक के आऊँगा, तो थोड़ा सा आगे खिसक के कहाँ आऊँगा, सी पे, क्योंकि मुझे अपना प्रतिबिंब, अपना फेस देखना है, किस में, अवतल दर्पण में। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ प्यारे बच्चों। यहाँ से तीसरी स्थिति में समझाऊंगा। ये 2 स्थितियाँ आप देख लीजिए और बना लीजिए। आप कहोगे सर इसमें आप दूसरा वाला चित्र नहीं बना रहे हो, जो अभी से पहले वाले में बना रहे थे आप 2-2 ठो। प्यारे बच्चों तो हम उसमें अवतल उत्तल दोनों बना रहे थे, इसमें पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण, ठीक है, इसलिए 2 नहीं बना रहे हैं। समझ में आया कि आपको लगे कि सर ये दोनों चित्र आप नहीं बना रहे हैं, अगली बार में नियम वाले में 2-2 चित्र बनाए थे, तो नियम वाले में आप गोली दर्पण पढ़ रहे थे, तो ये गोली दर्पण के 2 भाग होते हैं, अवतल और उत्तल, लेकिन इसमें क्या पढ़ रहे हो आप, केवल अवतल के बारे में, इसलिए मैं केवल अवतल दर्पण पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए प्यारे बच्चों, अभी उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना भी सीखेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसमें हमारी तीसरी स्थिति क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, तीसरी स्थिति हमें पता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। अभी इसको एक साथ में सब समझाऊंगा, बाकी पढ़ते रहिए। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, कहाँ पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। अब दूसरा हमारा हो जाता है वस्तु वक्रता केंद्र पर कैसे रहेगा, हमें पता है सर ये हमारा क्या हो जाता है भैया, ये हो जाता है प्यारे बच्चों हमारा ऐसे, हम ऐसे पॉलिश कर देंगे। जैसे पॉलिश करेंगे तो ये हमारा कौन सा दर्पण हो जाएगा, ये हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ से मैं एक लाइन खींचता हूँ प्यारे बच्चों, ये हमारा हो जाता है पोल, यहाँ पर हो जाता है एफ, यहाँ पर हो जाता है सी, कोई समस्या नहीं है। यहाँ तक आप लिख लेते हो। आप कहोगे सर एक बात भूल रहे हो आप, यम और यन लिखना। यम यन मतलब दर्पण का द्वारक, कोई दिक्कत नहीं है। द्वारक मतलब जिधर से एंट्री करते हैं, द्वारक मतलब यम और यन, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें पता होना चाहिए कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र मतलब सी होता है प्यारे बच्चों, वक्रता केंद्र पर मान लीजिए हमने वस्तु को ऐसे रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रखोगे, क्योंकि हमें पता है हम एक बार अनंत पे वस्तु को रख चुके हैं, ऐसे ही था हमारा अनंत। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब प्रकाश इस पर आएगा तो कुछ किरण ऐसे निकल के जाएंगी, मतलब आपको एक समांतर किरण जरूर बनाना ही बनाना है। अब ये कहाँ से लौटेगी, हमें पता मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें फोकस से होकर जाती हैं। देखिए थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जा रहा है, क्योंकि देखिए मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, बाकी आप स्केल वगैरह से खींच के बनाओगे तो अच्छा दिखेगा, बाकी अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। अब प्यारे बच्चों ये क्या होगा, अब मुझे कुछ किरण फोकस से होकर भी जाए, देखिए अभी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया, तो ये फोकस से होकर जाएंगी, फोकस से होकर जाएंगे। तो अब ये ध्यान रखिएगा ये कहाँ पर मिलेंगी प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये मिल जाएंगी यहाँ पे, समझ रहे हैं, ये थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है, इसको मिला दीजिएगा। अब हमें पता होना चाहिए प्यारे बच्चों ये कहाँ पर मिल रही है, देखिए ऐसे सेम यहीं पर मिल रही है ना, मतलब देखिए आप यहाँ पे कि सी पर रखी वस्तु सी पर ही बन रही है, सी पर रखी वस्तु सी पर ही बन रही है। अब ये ऊपर था, ये नीचे है, जितना बड़ा ये था उतना बड़ा ये भी है, तो आप इसके बारे में क्या लिखोगे, इसके बारे में लिखो, देखिए ये जाने वाली किरण है, ये आने वाली किरण है, ये जाने वाली किरण है, ये आने वाली किरण है, तीर दिखा दीजिए।
ठीक है। अगर आप इसका नाम देना चाहते हो तो आप इसका नाम ए दे दोगे, इसका नाम बी दे दोगे। अब चित्र बन गया तो देखिए ए नीचे आ गया, बी ऊपर है, तो यहाँ पे बी डैश ए डैश लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लिखा रहता है आपके कॉपी में, बाकी नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे पता क्या चला कि वस्तु, अब देखिए इसमें लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किस पर बनेगा, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। किस पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा दिख रहा है ना, उल्टा बनेगा। और उल्टा अगर जब जब बनेगा तो ये हमारा क्या होगा, वास्तविक होगा। इसको लिख लीजिएगा, वास्तविक बनेगा। ये कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उल्टा हो गया, वास्तविक हो गया। बाकी और क्या लिखना है, वक्रता केंद्र पर बना, उल्टा बना, वास्तविक बना। कुछ बाकी रह जा रहा है, हाँ, वस्तु के आकार का बनेगा। इसके वस्तु के आकार का, जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, तो वस्तु के आकार का बनेगा। तो आप ये लिख सकते हो, वस्तु के आकार का बनेगा। बाकी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चे, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसको लिख लीजिए, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर दिख रहा होगा, कोई समस्या नहीं होगी। अब इसके बाद में अगला समझाऊंगा, समझ रहे हैं। ये थोड़ा बहुत जो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है ना, ये स्केल की वजह से, स्केल अगर होता तो कोई समस्या ना होती, समझ रहे हैं। तो इसको आप समझ लीजिएगा। अगला मैं यहाँ पे चौथी स्थिति समझाता हूँ, यहाँ पे अगली चौथी स्थिति समझा देता हूँ। इसको मिटा दीजिएगा, मिटा दे रहा हूँ मैं, आप बाकी आप बना लीजिए, समझ रहे हैं। अब चौथी स्थिति क्या होती है, मेरे पास 3 स्थितियाँ हो गई। अब हमारी चौथी स्थिति क्या हो जाती है कि जब वस्तु कहाँ पर रखी हो प्यारे बच्चों, चौथा स्थिति जब वस्तु, अभी एक साथ समझाऊंगा, बाकी आप लिखिए। जब वस्तु, अब सेंटर और फोकस के बीच, सेंटर माने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो। आप कहोगे सर ये आप पा कहाँ रहे हो, ये सेंटर और फोकस के बीच, सब समझाऊंगा, अभी ध्यान रखिए। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो, अब इसका चित्र कैसे बनेगा प्यारे बच्चों, इसके चित्र मैं यहाँ पर बनाता हूँ। अब मैं ऐसे लाइनिंग खींच दूंगा तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि ये मेरा कौन सा दर्पण हो जाएगा। आप कहोगे सर ये मेरा जो दर्पण हो जाएगा इसका नाम होगा अवतल दर्पण। अब ये हम यहाँ से लाइन खींचेंगे तो हम इसको कहेंगे P, इसको कहेंगे F, इसको कहेंगे C, इसको कहेंगे इनफाइनाइट। यहाँ तक कोई समस्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कुछ कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा, चलिए कोई समस्या नहीं है। अब मुझे पता है एक बार हमने वस्तु को कहाँ पे रखा था, अनंत पे, पहला वाला। दूसरा मैंने रखा था अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, दूसरा वाला यहाँ रखा था। तीसरा वाला मैंने यहाँ रखा था। अब चौथा वाला है ना, चौथा वाला कहाँ रख रहा हूँ, यहाँ। पाँचवा वाला कहाँ रखूँगा, इस पर। छठवां वाला कहाँ रखूँगा, इस पर। बस 6 स्थितियाँ हैं। पहला अनंत पे, दूसरा इसके बीच में, तीसरा इस पे, चौथा इसके बीच में, पाँचवा इस पे, छठवां इसके बीच में। बस हमें पता है अब कहाँ रखेंगे हम वस्तु को, यहाँ पे रखेंगे प्यारे बच्चों। ऐसे हमारी वस्तु रखी जाएगी। अब यहाँ से एक किरण तो जाएगी ही जाएगी, मुझे पता है जैसे प्रकाश इस पर आएगी। अब ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें फोकस से होकर जाती हैं, कोई समस्या नहीं है। अब मुझे पता है कि अब कुछ किरण ऐसी भी होंगी जो फोकस से होकर जाएंगी। अब फोकस से होकर जाने वाली किरणें कहाँ हो जाती हैं भैया, ऐसे चली जाती हैं, ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो गई ना, आप ऐसे बना लो। अब देखिए कहाँ पर मिल रही हैं प्यारे बच्चों, तो आप देख रहे हो यहाँ पर मिल रही हैं। आप कहोगे सर इस बार तो वस्तु छोटा है, ये प्रतिबिंब बड़ा हो गया। बिल्कुल, अब इस बार क्या ध्यान रखना है आपको, इसमें लिख लेना। इसको मिटा दे रहा हूँ थोड़ा सा, बाकी समझ जाइएगा लिखने के लिए। अब यहाँ से देखिए, अब इसमें लिखना होगा प्रतिबिंब छोटा बनेगा बड़ा। आप कहोगे सर प्रतिबिंब इस बार बड़ा बन रहा है, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। बड़ा मतलब ऐसे लिखना है। अब क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है ना, उल्टा बन रहा है। आप कहोगे सर उल्टा बनेगा, और उल्टा जब जब बनता है तो हम इसको कहते हैं वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। अगला लिखिएगा वास्तविक बनेगा या वास्तविक होगा। चौथा पॉइंट इसमें क्या लिखना होगा, बड़ा होगा। अब कहाँ पर बन रहा है, सी और अनंत के बीच में। सी और, आप इसको वक्रता केंद्र और अनंत लिखिएगा, मैं सी और अनंत लिख दे रहा हूँ, सी और इनफाइनाइट के बीच में। ऐसे आपको लिखना है प्यारे बच्चों, एकदम सिंपल सा ऐसे है,
ऐसे चित्र बनाना है, ऐसे लिखना पड़ेगा। आपका ये 1 2 नंबर 3 नंबर का आएगा। आपसे प्रश्न में पूछेगा कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच पर रखी हो उसका किरण आरेख बनाओ और उसके बारे में लिखो। तो किरण आरेख ऐसे बनाना है और ऐसे लिखना है, कोई समस्या नहीं है। अगला ध्यान रखिएगा, जो हमारा 5वां कंडीशन हो जाता है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, 5वीं स्थिति को लिख देता हूँ। 5वां स्थिति क्या होता है, अब यहाँ पे सी पर हमने वस्तु को कहाँ रखा था, सी और एफ के बीच में। अब वस्तु एफ पर रखी जाएगी। जब वस्तु फोकस पर रखी हो, कहाँ रखी हो प्यारे बच्चों, फोकस पर रखी हो। जब वस्तु कहाँ पर रखी होगी, फोकस पर रखी होगी। हमें पता है फोकस पर रखी होगी, तो हमें पहले तो अवतल दर्पण लेना होगा। हमने अवतल दर्पण को ले लिया। अब हम वस्तु को और खिसका के पास ले आने से मतलब हमने ये चीज़ देखा ना कि जो चित्र बन रहे थे सब में हम वस्तु को एक बार बहुत दूर रखे थे, फिर ऐसे खिसकाते खिसकाते इसको बहुत आगे ले आए और आगे ले आके एकदम सटा देंगे एक बार में। तो अंतिम से लेकर सटाने तक 6 कंडीशन बन रही थी और 6 स्थितियाँ हमने पढ़ रहे हैं। 5वीं पर पहुँचे हैं प्यारे बच्चों। इस लाइन को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। यहाँ पर सी होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर एफ होता है, यहाँ पर सी होता है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर यम होता है, यहाँ पर यन होता है। क्या हमने यहाँ पर यम यन लिखा था, नहीं लिखा था, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों यम यन होता है। इसको लिखना जरूरी है, समझ रहे, नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी यहाँ पर गलत है, यहाँ पर पी होगा, सॉरी इसके लिए। बाकी और सब कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें पता होना चाहिए जब वस्तु फोकस पर रखी हो, तो प्यारे बच्चों वस्तु को कैसे रखेंगे, ऐसे वस्तु बना देंगे। मान लीजिए आप आके खड़े हो तो आप ऐसे कुछ प्रकाश की किरण निकल के जाएंगी। हमें पता है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। सेम ऐसे बनाना है। अब एक ही किरण गई ना, हमें पता है जब भी प्रतिबिंब बनाना होगा 2 किरण लगाने होंगे। एक किरण गई, अब दूसरी किरण अभी हम पढ़े हैं कि सेंटर से जाने वाली किरणें, मतलब सेंटर से ऐसे, अगर कोई किरण ऐसे जा रही है सेंटर से जाने वाली किरणें, एक सेंटर है ना, सेंटर से होकर जाने वाली किरणें कहाँ पर मिलती हैं। अब देखिए सेंटर से जाकर होने वाली किरण, अब ये यहाँ तक पहुँची, अब ये टकराएगी, टकराने के बाद ऐसे सेम ऐसे आ जाएगी। कैसे भैया, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। सॉरी, ये दोनों रेखाएं ऐसे सीधा सीधा, क्योंकि हमें पता है कि वक्रता केंद्र से जो भी किरण जाएगी ऐसे जाने वाली सीधा वापस आ जाएगी। कैसे हो जाएगी, वापस आ जाएगी। और ये हमें पता है ये क्या है, ये टकरा रही है, टकरा कर ये वापस। अब दोनों देखिए समांतर है, समांतर जा रही है ना। हमें अच्छा ये बताया, अगर मैं एक लाइन ऐसे बनाऊँ, एक लाइन ऐसे समांतर, आप ये बताओ अगर मैं इन दोनों लाइनों को बढ़ाता जाऊँ क्या ये कभी मिलेंगे, कभी मिल सकते हैं दोनों? तो आप कहोगे सर कभी नहीं मिल सकती। अगर एक किरण ऐसे जाती, एक किरण ऐसे जाती, तो मैं ऐसे आगे बढ़ाता, ऐसे जाके मिल जाती। बाकी इनको लग रहा है कहीं पर मिलेंगी, कहीं पर ऐसा लग रहा है मिलेंगी, तो आप कहोगे सर समांतर किरण कभी मिलती नहीं है, आपको दिख रहा होगा। तो सीधी सी बात है, जब समांतर किरणें नहीं मिलती प्यारे बच्चों, तो हमें पता होना चाहिए। अब ये इसका हम कह देंगे अनंत पर, मतलब नहीं मिलेंगी, मतलब बहुत दूर जाएंगी, तो हम इसको कह देंगे अनंत। तो अब मुझे क्या पता चला कि जब वस्तु फोकस पर रखी होगी, तो इसके बारे में लिखिएगा। कंडीशन नंबर 5 में क्या लिखना है, कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा भैया, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अनंत पर बनेगा, अनंत है ना, अनंत पर बनेगा। अब हमें पता होना चाहिए दूसरा, अब ये क्या हो रहा है, अब ये नीचे की साइड है तो उल्टा बनेगा। देखिए नीचे साइड है ना, ऊपर होता तो सीधा, नीचे है तो उल्टा, उल्टा बनेगा। उल्टा है तो वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा भैया, उल्टा होगा तो वास्तविक बनेगा। और ये बहुत दूर है तो मतलब क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो आप लिखेंगे बहुत बड़ा की जगह बड़ा बनेगा, बस। क्या होगा भैया, बड़ा बनेगा, बस। तो इस तरीके से हमें 5वें वाले में ये लिखना है, चौथे वाले में ये लिखना, अनंत पर बनेगा। ऐसे हमारा 5 कंडीशन हो गए। बाकी मैं 6वां कंडीशन अब समझाने चल रहा हूँ। आशा करूँगा ये चौथा कंडीशन आप लिख चुके हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। चौथा कंडीशन आप लिख चुके होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो आपको ध्यान से समझना है। चलिए, तो ऐसे ऐसे आपको 6 में से एक को पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है अभी जो फोकस वाला बनाया हूँ, लास्ट वाला 5वां वाला, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। बाकी समझिए कि हर साल अगर 7 पेपर 7 सेट बनता है, आपको मैं बता दूं ना, आपका पेपर जो होता है वो 7 सेट बनता है। 7 सेट मतलब जैसे 7 पेपर बनाए जाते हैं। कुछ ज़िला में पहला वाला पेपर, कुछ ज़िला में दूसरा वाला, कुछ ज़िले में तीसरा वाला, कुछ ज़िले में चौथा वाला, ऐसे 7 पेपर बनाए जाते हैं।
तो उन 7 पेपरों में देखें ना तो किसी में पहला वाला क्वेश्चन, किसी में दूसरा वाला, किसी में तीसरा वाला कंडीशन, ऐसे 6 कंडीशन में कुछ न कुछ दे देता है। तो चलिए अगला हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब हम लास्ट कंडीशन पढ़ना चल रहे हैं जिसको VI कहते हैं, 6वां कंडीशन। अब ये क्या होगा, जब वस्तु कहाँ पर स्थित होगी, जब वस्तु ध्रुव व फोकस के बीच स्थित हो। अब हमें पता है ना, फोकस तक पहुंच चुके थे हम, अब फोकस के आगे खिसकेंगे तो ध्रुव बचता है। जब वस्तु ध्रुव व फोकस के बीच स्थित हो। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, हमारे पास ये क्या है, इस तरीके से हमारा दर्पण है ना। इसको कौन सा दर्पण कहेंगे, तो आप कहोगे सर इसको तो अवतल दर्पण कहेंगे, जब तक पॉलिश नहीं किए तब तक कोई दर्पण नहीं है। अब हमें यहाँ पे लाइनिंग किया, ये P हो गया, यहाँ पर प्यारे बच्चों F हो गया, यहाँ पर C हो गया, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर इनफाइनाइट होता है, यहाँ पर M होता है, यहाँ पर N होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब वस्तु ध्रुव व फोकस के बीच स्थित हो। ध्रुव मतलब जब वस्तु ध्रुव व फोकस के बीच, ध्रुव क्या है बताइए, ध्रुव क्या है, आप कहोगे सर ध्रुव ये है, फोकस क्या है ये है। वस्तु कहाँ रखी जाएगी, इनके बीच में, तो इनके बीच में वस्तु रखी जाएगी तो एक किरण ऐसे सीधा जाएगी। मतलब आपको समझ में आया कि सर एक किरण सीधा ले जाना ही जाना है हर चित्र में। अब ये कहाँ से होकर जाएगी, ये प्यारे बच्चों फोकस से होकर जाएगी, क्योंकि मुझे पता है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, ये मुख्य अक्ष के समांतर लाइन जाने वाली किरण फोकस से होकर जाती है। अब हमें पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, एक लाइन ऐसे जाएगी वक्रता केंद्र से ऐसे, चलिए वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ से हमें पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, ये जा रही है, अब ये रिटर्न हो जाएगी सेम। आप देख रहे हो ये पीछे फैलती जा रही है, बाकी ऐसे लग रहा है ये आगे जाके ऐसे आगे लग रहा है ना, कि अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूँ तो ऐसे 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 बढ़ा दूँ तो शायद ये कहीं पर मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों आगे हमें पता है क्रॉस तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है ना कि क्रॉस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पीछे पॉलिश है। बाकी हम सोच ले रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि ऐसे अगर ऐसे ऐसे इसमें घुसाएंगे तो उस साइड निकलेगा, तो इस साइड निकलेगा प्यारे बच्चों। मतलब अब हमें पता चला ये जहाँ पर मिलेंगी वहीं पर हम ऐसे बना देंगे, वहीं पर ऐसे बना देंगे, कोई समस्या नहीं। अब इसके बारे में हम लिखेंगे। अब ये दिख रहा है आप, ये कहाँ पर बन रहा है प्यारे बच्चों, अब हमें पता चला ये दर्पण के पीछे बन रहा है। कहाँ पे, प्रतिबिंब, इसके बारे में लिखिएगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा कौन, प्रतिबिंब। आगे लिख लीजिएगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। मैंने नहीं लिखा है प्रतिबिंब, बाकी आगे लिख लीजिएगा। दूसरा कंडीशन, अब इसमें दूसरी बात क्या लिखनी, देख रहे हैं जितना बड़ा वस्तु उससे बड़ा बना है, बड़ा बना है ना, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। क्या बनेगा भैया, बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा। अब सीधा दिख रहा है उल्टा, आप कहोगे सर ये तो सीधा दिख रहा है, उल्टा मतलब नीचे होता है। अब ये हमारा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। क्या बनेगा, सीधा बनेगा। बाकी चौथा जो होगा, सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। क्या होता है, आभासी। ये स्थिति बार बार पूछी जाती है कि जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, ध्रुव और फोकस के बीच, तो वस्तु का आभासी। क्यों, अभी हम आभास किए हैं कुछ साइड बन सकता है, इसलिए आभासी होगा। बाकी आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप समझो कि जब जब उल्टा प्रतिबिंब हुआ करता था तब हम वास्तविक लिखा करते थे, जैसे सीधा हुआ वैसे हमने आभासी लिख दिया, कोई समस्या नहीं है। इस तरीके से हमारा ये 6 चित्र था, 6 कंडीशन थी, इनको बनाना था। बाकी आप आशा करूँगा समझ चुके होंगे, इसको बना लीजिए। अब हम 6 कंडीशन को साथ में बना के एक बार दिखा देते हैं आपको कि 6 कंडीशन कैसे बनती हैं। 6 कंडीशन को बना दे रहा हूँ, बाकी फिर हम इसको समझाएंगे और अच्छे तरीके से। हमें पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, हमारे पास ये क्या है, इस तरीके से 6 स्थितियाँ हैं, तो मैं 6 चित्र बनाऊँगा तो ज़्यादा सही रहेगा। हमने यहाँ पर 3 बना दिए, कोई समस्या नहीं है। अब 3 ऐसे बना देते हैं, 6 स्थितियाँ बनाई एक साथ में। प्यारे बच्चों हमने ऐसे इसको पॉलिश कर दिया, अब जल्दी जल्दी बना दूंगा मैं, तो आप टेंशन मत लीजिएगा सर इतना जल्दी बना दे रहे हैं आप। प्यारे बच्चों क्योंकि आपको पता है ना कि हम कम वीडियो में ज़्यादा आप सभी को समझाना चाह रहे हैं कि आपका समय ना ख़राब हो, आप एक वीडियो देखो तो लगभग ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ। अब ये नहीं है कि मैं इस वीडियो में बातें करने में समय गंवा दूँ, नहीं, बातें करने में समय नहीं गंवाना है। बाकी जब कभी लाइव क्लास हुआ करेगी तो हम लोग बातें आपस में कर लिया करेंगे। इस लाइन को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे सर इस लाइन को तो मुख्य अक्ष कहते हैं, ये सबको पता है। तो सब में मुख्य अक्ष होती हैं तो सब में मुख्य अक्ष खींच दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर प्यारे बच्चों पोल होता है, सबको पता है। यहाँ पर 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 पोल होता है, सबको पता है।
इसको थोड़ा सा डिजाइन में बन गया है, इसको थोड़ा सा बना लीजिए, ये तो ज़्यादा ही मुड़ गया। समझ जाइएगा, आप लोग समझदार हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बनाना है। हमें पता है प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होता है, इसके नज़दीक में एफ होता है, कैपिटल एफ होता है, स्मॉल नहीं। ठीक है, बाकी अगर हमसे कभी गलती हो जाए तो आप समझा सुधार लीजिएगा, क्योंकि हम भी इंसान हैं, गलती हो सकती है, बाकी प्रयास करूँगा कि ना हो। ठीक है, तो ये एफ हो जाए, ये थोड़ा सा स्मॉल जैसा लग रहा है ना, इसको कैपिटल बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है प्यारे बच्चों यहाँ पर सी होता है, यहाँ पर सी होता है, यहाँ पर सी होता है, सब में सी होगा, इसमें भी सी होगा, इसमें भी सी होगा। यहाँ पर अनंत होता है, इसको थोड़ा सा और बढ़ाओगे तो यहाँ पर अनंत होता है, बाकी और सब में अनंत की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है पहला कंडीशन हमने पढ़ा था, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो हम वस्तु को अनंत पे रखेंगे। जब अनंत पर रख लिए वस्तु को, दोबारा कहाँ रखेंगे, इसके बीच में रखेंगे। तिबारा कहाँ रखेंगे प्यारे बच्चों, अब हमें पता है अनंत हो चुका, इसको थोड़ा सा बना ही ले लीजिए। पहले अनंत पे रखे थे, दोबारा बीच में रखे, अब तिबारा कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। तीसरी बार हमने वस्तु को यहाँ रखा। चौथी बार कहाँ पे रखेंगे प्यारे बच्चों, चौथी बार वस्तु को हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अगली बार यहाँ रखेंगे। पाँचवीं बार कहाँ रखेंगे, यहाँ तक पहुँच चुके तो पाँचवीं बार यहाँ रखेंगे प्यारे बच्चों। छवीं बार कहाँ रखेंगे, छवीं बार यहाँ रखेंगे, कोई समस्या नहीं है। हम इसके लिए क्या लिखेंगे, प्रश्न नंबर, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु, आप देख लीजिए अभी जो लिखे ना सेम वही चीज़ है सब, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो। 6 कंडीशन। सबसे पहला काम हम क्या किया करते थे, सबसे पहले काम हम किया करते थे, इसको ऐसे लाइन बनाते थे, जो सीधी लाइन जाती थी जिसको हम कहते हैं समांतर किरणें। सब में ऐसे करना था, सब में समांतर किरण बनानी थी, सब में बना दिए। इस पर तीर दिखाना है, तीर दिखाना है, इस वजह से कि जाने वाली किरणें हैं, मतलब आपतित किरण कहा जाता है इसको, कोई समस्या नहीं है। अब ये सभी कहाँ से होकर जाती हैं प्यारे बच्चों, फोकस से। तो जहाँ पर ऐसे जाइएगा ना, इसको फोकस बनाइएगा, जहाँ पे फोकस, कहाँ से होकर जाती हैं, फोकस से। कहाँ से होकर जाती हैं, फोकस से। कोई समस्या नहीं होना चाहिए, फोकस से होकर जाती हैं, तो इसको फोकस बना लीजिए। पहला काम सब में ऐसे करना है। अब हमें पता है कि इसमें से किरण और निकलेगी, ये कहाँ से जाएगी, फोकस से। इसका चित्र कंप्लीट। अब ये जाने वाली किरणें हैं तो सब में ऐसे तीर बना लीजिए, ये जाने वाली किरणें हैं तो सब में तीर बना लेना ज़रूरी है, कोई समस्या नहीं है। पहले वाला कंप्लीट हो गया कि ये जाने वाली किरणें जब मिलती हैं तो वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, तो कहाँ पर बन रहा है, फोकस पे। पहला काम समाप्त। अब लिखाऊंगा नहीं बार बार। दूसरे में क्या करना है, अब फोकस से होकर जाना, अब कोई किरण फोकस से जा रही है, कहाँ से, फोकस से होकर जाने वाली किरणें, अब ये कहाँ पर मिलेंगी, इस तरीके से। तो अब ये कहाँ मिल रही हैं, देखिए आप, सी और एफ के बीच में, देख रहे हैं, सी और एफ के बीच में। तो आपको दिखा कितना हमारा वस्तु था। अब ये देखिए यहाँ पर इतना बड़ा वस्तु था, ये बहुत छोटा सा, यहाँ पर मिल रहा है बहुत छोटा सा, तो आप कहोगे छोटा बनेगा। अब ये हो गया, अब इसमें उल्टा बन रहा है, ये इतना बड़ा सा वस्तु है, इससे छोटा बना। इसमें क्या होगा, अब ये किरण फोकस से जाएगी, अब फोकस से होकर जाने वाली किरण अब ये जाएंगी यहाँ से। अब मुझे पता चला सेम यहाँ पर ये मिल जाएगा, देखिए जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये भी है, कोई समस्या नहीं है। ये जाने वाली है, इस तरीके से ऐसे बना लेंगे, कोई समस्या नहीं है। अब हमें पता चला कहाँ पर, सी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, सी मतलब वक्रता केंद्र। अब समझ में आया। अब हमें पता है एक किरण ऐसे एफ से जाएगी, एफ से जाने वाली किरणें कहाँ पर मिल जाएंगी, अब देखिए ये कहाँ मिल रही हैं, सी और एफ के बीच में। कहाँ, हाँ, सी और अनंत और सी के बीच में। कहाँ पर मिल रही हैं, सी और अनंत के बीच में। जब वस्तु सी और एफ के बीच में होगा, मतलब जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगा, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, सी मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। इससे बड़ा बन रहा है ना, ये इतनी छोटी से इतना बड़ा सा बन रहा है, इसमें बराबर बना, इसमें बड़ा सा बना। इसमें क्या होगा, अब ये हमें पता हो गया। अब यहाँ हम इसको ऐसे ले जाएंगे, ऐसे। आप कहोगे सर इसको ऐसे कहाँ ले जाओगे, क्योंकि भैया अब ये इधर ले जाओगे तो कुछ है ले जाने लायक नहीं है, तो अब इसको ऐसे ले जाओगे तो ये जाके यहाँ मिलेगा, तो अब ये किरण क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। जब समांतर हो जाएंगी तो अनंत पे बनेगा, ये आप पढ़ चुके हो। हमें पता वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें वापस सीधा उसी मार्ग पे आ जाती हैं। इसमें क्या होगा, अब ये देखिए हमें पता होना चाहिए कि ऐसे इसमें भी बनाएंगे। अब देखिए ये लग रहा है ना नीचे फैल रही हैं, बाकी आगे ऐसे लग रहा है ये जाके मिल जाएंगी, लग रहा है ना, ये लगना ही है हमारा काल्पनिक इमेज। अभी हमें पता है ये 6 स्थितियाँ मैंने आपको बना दी। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो।
इसमें प्रतिबिंब छोटा बनेगा, बिंदुवत आकार का बनेगा, फोकस पर बनेगा, उल्टा बनेगा। उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक उल्टा होगा, वास्तविक होगा। किस पर बनेगा? सी और एफ के बीच में। कहाँ देखिए, सी और एफ के बीच में मिल रही है ना, ये सी और एफ के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। उल्टा हमेशा वास्तविक होता है। छोटा बन रहा है बड़ा, इससे छोटा बन रहा है। इसमें क्या हुआ? बराबर बनेगा। किस पर बनेगा? सी पर ही बनेगा। उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। कोई समस्या नहीं है। बाकी ये सारी बातें आप समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 6 स्थितियाँ थी, 6 बनानी है। ऐसे आपके एग्जाम में आएगा, एक को पूछेगा, आपको इसमें से करना। बहुविकल्पी में भी सीधा सीधा पूछ लेता है, तो याद रखिएगा बहुविकल्पी में भी एक क्वेश्चन इसका फिक्स होता है। आपको पता है 20 बहुविकल्पी आ रहे हैं, आप सभी को ये नहीं पता होगा तो समस्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगली जो हेडिंग हो जाती है प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। तो आप इसको लिख लीजिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समझ रहे हैं? लेकिन इसकी 6 स्थितियाँ नहीं होती हैं, इसकी 6 स्थितियाँ नहीं होती हैं। इसकी केवल कितनी स्थिति होती है? इसकी केवल कितनी स्थिति होती है, इसके बारे में हम अभी आप खुद ही बता दोगे। अब कितनी स्थितियाँ होती हैं, पहली बात तो ये बात आप लिख चुके होंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ, समझ रहे हैं? इसको मिटा देता हूँ। चलिए, अब प्यारे बच्चों हमें पता है हमारे पास ये उत्तल दर्पण है, ये हमारे पास उत्तल दर्पण है, ऐसे ही होता है। आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इस तरीके से जो लाइन खींची जाती है इसको मुख्य अक्ष कहा जाता है। ये दर्पण का द्वारक यमयन होता है। हमें पता है सर ऐसे ये इसका सेंटर कहाँ होता है? यहाँ पर होता है। इसका फोकस कहाँ होता है? यहाँ होता है। यहाँ पर पी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है सर अगर हम इधर साइड वस्तु रखेंगे तो सर इधर पेंट है, तो हमें कोई वस्तु दिखाई देगी? ऐसे है हमारा, ऐसे सेम। अब इधर पॉलिश किया गया है, पेंट किया गया है, तो आप इधर ऐसे ऐसे पेन रखोगे तो ये पेन इसमें दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। इधर रखोगे तब दिखेगा। मतलब आपको पता है कि अब वस्तु कहाँ रखी जाएंगी? इधर रखी जाएंगी। आप वस्तु यहाँ रखोगे, हमें पता है ये अनंत होगा। समझ रहे हैं? इसको मैं मान लेता हूँ अनंत, मतलब वस्तु अब अनंत पर स्थित है। पहली कंडीशन होगी अनंत पर रखिए। अब इधर रखा जाता तब तो हम एक बार कहते हैं यहाँ रखो, फिर यहाँ रखो, फिर यहाँ। हमें पता है अब हम यहाँ पर एक बार यहाँ रखेंगे, अनंत पर रखी है। अनंत पर रखी है तो अब हमें पता है यहाँ से सूर्य से प्रकाश आएगी, ये चमकने लगेगा, तो कुछ किरण ऐसे जाएंगी समांतर। कैसे जाएंगी? समांतर। अब हमें पता है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें कहाँ पर होकर जाती हैं? आपको पता है ये फोकस से होकर जाती हैं। कहाँ से होकर जाती हैं? फोकस से। तो आप ऐसे बना दोगे, कोई समस्या नहीं होगी। ऐसे बना दोगे, ये डॉटेड बनाओगे। आप कहोगे सर इसको इसमें बना क्यों दिए आप? अब ये ध्यान रखिएगा, ये ऐसे बनेगी और ये ऐसे बनेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि ये जाके टकरा के वापस आ जाएगी। बाकी हम इसी वाली से ऐसे ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो हमें यहाँ पर एक फोकस पर मिलता हुआ बनेगा। पहला कंडीशन ये है जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है। इसमें पहला कंडीशन होता है जब वस्तु अनंत पर स्थित है। अब आपको पता है सर जब ये अनंत होगा, अब इसको थोड़ा सा खिसका के यहाँ लाओगे तो दूसरा स्थिति क्या हो जाएगा? पोल और अनंत के बीच वस्तु रखा जाए। तो क्या तीसरा कंडीशन हो सकता है? आप कहोगे सर जब यहाँ आ गया तो अब तो पोल पे रखा नहीं जाएगा। मतलब हमें सीधा सा बात पता चला कि इसमें प्रतिबिंब बनने की 2 स्थितियाँ होती हैं। पहला अनंत पे रखा गया, दूसरा इन दोनों के बीच में। तीसरा कुछ पॉइंट है ही नहीं कि मैं उस पर रखूँ। तो पहला वस्तु का ऐसा प्रतिबिंब बनाना है। बाकी अब ये किस पे बन गया? ठीक है, अब हमें पता चला इतना बड़ा वस्तु था, अब ये जाके एक पॉइंट पर मिल गया। तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब क्या बनेगा भैया? प्रतिबिंब छोटा बनेगा। अब एक पॉइंट पर जाके मिला तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। कहाँ बनेगा भैया? फोकस पे बनेगा। कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। अब हमें पता है ना उस साइड है, आभास हुआ है, आभासी होगा। क्या होगा भैया? आभासी होगा। और क्या होगा? सीधा होगा। क्या होगा? सीधा होगा। कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमें इसके बारे में लिखना। और जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, कब? जब उत्तल दर्पण हो। अब इसका दूसरा स्थिति बनाना है। इसमें 2 स्थितियाँ होती हैं। दूसरा स्थिति आपको मैं कैसे बनाऊँ? चलिए इसको मिटा लीजिए, इसको बना लिए होंगे आप लोग, दूसरा बनाइएगा।
ठीक है, इसको मैं दूसरा कंडीशन बनाता हूँ इसका, इसमें थोड़ा सा मिटा देता हूँ बस, क्योंकि अब बार बार यही चित्र बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना होगा, इतना तो करना ही होगा, इतना तो चलिए हटाइए, बनाते हैं फिर से। समझ रहे हैं? इस तरीके से हम अब इसको क्या लिखेंगे, दूसरी स्थिति, जब वस्तु कहाँ पर स्थित है, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो। हमें पता है, हमारा चित्र हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसको ऐसे बढ़ाना चालू करते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब प्यारे बच्चों, हमें पता है इस तरीके से हम लाइन बढ़ाएंगे। यहाँ पर प्यारे बच्चों P होता है, यहाँ पर F होता है, यहाँ पर C होता है। देखिए स्मॉल f हो जा रहा है, अब कैपिटल रहना चाहिए। C होता है। आप कहोगे सर ये तो दर्पण कौन सा हो गया, ये तो उत्तल दर्पण नहीं है, अवतल दर्पण। क्या सही है? नहीं सही है, ये गलत हो जाएगा। तो हमें क्या बनाना है प्यारे बच्चों, हमें बनाना है उत्तल दर्पण। ये नहीं बनेगा, तो ये अवतल दर्पण था ना, तो ये तब तक गलत है। अब क्या करना है, हमें बनाना है भैया इस तरीके से। जब इस तरीके से बनाओगे प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आप इसको पॉलिश करोगे। पॉलिश मतलब आपको पता होगा किसकी पॉलिश की जाती है। आप कहोगे सर इसको मैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 या सिल्वर मतलब चांदी की पॉलिश करी जाती है, बाकी आप सभी को पता होना चाहिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप कहोगे सर P हो जाएगा, यहाँ पर M हो जाएगा, यहाँ पर N हो जाएगा, यहाँ पर ये हमें पता होना चाहिए कि अब हमें इनफाइनाइट हो गया। वस्तु कहाँ रखेंगे, इन दोनों के बीच में। तो ऐसे वस्तु को रख देंगे प्यारे बच्चों, हमें पता होना चाहिए वस्तु ऐसे रखा गई। हमें पता है प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर F होता है, यहाँ पर C होता है। अब ये बात इतनी बार मैं लिख दिया हूँ, MNPFC, ये सब याद हो जाना चाहिए कहाँ क्या होता है। समझ रहे हैं? तो अब मुझे पता है कि एक किरण मान लीजिए ऐसे निकल कर तो जाएगी ही जाएगी, ये सब में बनाना है। अब ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें, अब ये क्या हो जाएंगी, ये ऐसे हो जाएंगी, रिटर्न होके फोकस, सॉरी ये किधर हो जाएंगी, ऐसे। अब ये ऐसे ऐसे डॉटेड करके क्या बना देना है, फोकस से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें पता है एक किरण ऐसे ले जाना है, कहाँ से, ऐसे सेंटर से। तो सेंटर से ऐसे जाएगी, ऐसे कैसे जाएगी, सेंटर से। तो ये सेंटर से जाने वाली ऐसे रिटर्न हो जाती है। अब हमें पता होना चाहिए कहाँ पर मिल रही है भैया, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर F है और P, F और P के बीच में इतना बड़ा सा वस्तु है, प्रतिबिंब छोटा है। तो हमें पता चला सर अगली बार भी छोटा बना था, इस बार भी छोटा बना। मतलब उत्तल दर्पण में मैं ये लिख सकता हूँ, आप याद ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, इसको नोट में लिख लीजिएगा, प्रतिबिंब सदैव छोटा बनता है। अब छोटा बनता है, दूसरी बात सीधा बन रहा है ना, हमेशा सीधा बनता है। ये सीधा सीधा प्रश्न आएगा। अब सीधा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, आभासी। तो आपसे कहेगा कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब सदैव छोटा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो आप लगाओगे उत्तल दर्पण, ठीक है। क्या बनता है, आभासी बनता है। तो अब हमें पता होना चाहिए कहाँ पे बन रहा है, ये P और F के बीच में। तो अब ये तो लिखना पड़ेगा तब जब ऐसे पूछेगा। बाकी इसके बारे में लिखिए, चित्र के बारे में। तो चित्र के बारे में पहला प्रतिबिंब कहाँ पर बना, P और F के बीच में। P मतलब पोल, पोल मतलब ध्रुव, P और F मतलब फोकस दूरी, फोकस दूरी नहीं, फोकस के बीच, P और F के बीच बनेगा। दूसरा पॉइंट छोटा बनेगा, और छोटा बनेगा। तीसरी पॉइंट क्या लिखना है इसमें, उल्टा, उल्टा बनेगा नहीं, सीधा बनेगा। और सीधा बनेगा तो हमेशा क्या होगा, आभासी होगा। तो ये 4 पॉइंट इसमें आपको ऐड करने हैं। ये 4 पॉइंट इस चित्र को बना के आप ऐड कर लीजिए, बाकी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन दिखाई है वहाँ पे आपको डॉटेड लाइन दिखाना है, जहाँ पे हमने पूरी लाइन दिखाया उसको पूरा लाइन दिखाना है। समझ रहे हैं? चलिए, आशा करूँगा प्यारे बच्चों ये हो चुका होगा। बाकी मैं इसको मिटा देता हूँ, आराम से बना लिए होंगे आप लोग। अब यहाँ से हमारा अगला पॉइंट शुरू होता है।
चलिए प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट जो हमारा शुरू होता है यहाँ से, अब हमें ध्यान रखना है, हेडिंग डालिएगा आप लोग, चिन्ह परिपाटी। क्या हेडिंग डालेंगे? चिन्ह परिपाटी। अब ये चिन्ह परिपाटी क्या होता है, अभी इसको ध्यान से समझिएगा, बाकी समझ में आएगा, आप चिंता मत करिएगा। चलिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों चिन्ह परिपाटी क्या होता है। चिन्ह परिपाटी का मतलब ध्यान से समझिएगा कि हमें ध्यान रखिएगा, जब हम लोग प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा छोड़िए, पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा वो बाद की बात है। मैं ऐसे अगर 4 लाइन बनाऊँ ऐसे, आप कहोगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बना दीजिए। 4 लाइन बना है, धन बना है, ऐसे समझिए। मैं आप सभी से पूछता हूँ प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूँ, 0 लिखता हूँ, आप ये बताओ कि अगर मैं कहूँ कि आप ऊपर चलो, ऊपर चलो, तो आप ये बताओ हमको, जब आप अपने जीवन में ऊंचाई पर बढ़ते हैं, मतलब आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है कि घट जाती है? आप सोचोगे सर, मतलब ये बात कहता हूँ, जब अपने जीवन में आप ऊंचाइयों पर चढ़ते हो तो आपकी वैल्यू बढ़ती है कि घटती है? आप कहोगे सर मेरी वैल्यू बढ़ती है। मतलब ऊपर चलने पर आपको याद रखना कि आपकी वैल्यू धन होती है, प्लस होती है, आपकी वैल्यू प्लस होती है। लेकिन जब आप अपने जीवन में नीचे आते हो तो आपकी वैल्यू माइनस होती है। ये बात समझ में आया? मतलब आपको समझ में आया सर नीचे चलने पर वैल्यू माइनस होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बताओ, आप ऐसे खड़े हो, आपकी वैल्यू इधर दाहिने साइड, आपका दाहिना साइड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, धन। आप हमेशा अपने दाहिने साइड धन होते हैं, समझ रहे हैं? बाकी बाएं साइड क्या होता है प्यारे बच्चों? माइनस। बाएं साइड माइनस, बाएं साइड माइनस। तो आपको ये पता चलना चाहिए प्यारे बच्चों कि बाएं साइड माइनस होता है, दाएं साइड प्लस होता है, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस। ये बात समझ आई? बस यही हमको समझना था चिन्ह परिपाटी में कि सर ये प्लस माइनस क्या होता है। तो हमें पता चला दाहिने साइड प्लस होता है। बाकी बहुत सारे बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहेंगे इसको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। बाकी हम उनको समझाना चाह रहे हैं, उन तरीक़ों से समझाना चाहते हैं जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं। मुझे पता है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, बाकी मुझे ऐसे बोल देने से बच्चे डर जाएंगे। हमें उस तरीके से चलना है कि बस जिसको कुछ भी ना आता हो और जो उनको आता है वो तो आराम से समझ गए होंगे सर ये तो वही चीज़ है। तो प्यारे बच्चों हमें ध्यान से समझना है। अब यहाँ से मैं आपसे बात पूछता जाऊँगा, आप बताते जाना ये मेरा कौन सा दर्पण है। आप कहोगे सर अभी तक तो कोई दर्पण नहीं था, बस अब पेंट कर रहे हो आप तो ये दर्पण बन जा रहा है जिसका नाम है अवतल दर्पण। तो सभी बच्चे स्पेलिंग बताएंगे अवतल दर्पण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये आप कमेंट कर दीजिएगा। जो पढ़ रहे हैं अभी आप कमेंट करके आइए कि सर कौन सा दर्पण है, उसकी अंग्रेजी क्या होती है, अंग्रेजी बता दी, मतलब स्पेलिंग। यहाँ पर पी होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर एफ होता है, यहाँ पर सी होता है, यहाँ पर यम होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर एन होता है। ये बात सबको पता है। चिन्ह परिपाटी में क्या समझना है प्यारे बच्चों, हमें पता है। अच्छा ये बताइए, अगर मैं पोल, ये पोल है ना, इधर बाएं साइड देखूँ तो आप कहोगे सर बाएं साइड, पोल के बाएं साइड सब चीज़ माइनस होगा, पोल के दाहिने साइड सब प्लस होगा। मतलब पोल के अगर मैं दाहिने साइड चलूँ, अभी मैंने कहा ना दाहिने साइड चलोगे तो सब प्लस होगा, पोल के बाएं साइड सब माइनस। तो हमें पता चला ये दर्पण कौन सा है। तो आप कहोगे सर ये पहली बात तो ये दर्पण है जो है वो अवतल दर्पण है। तो ये आप लिखोगे चिन्ह परिपाटी अवतल दर्पण के लिए। तो अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी में आपको सभी को पता होना चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि प्यारे बच्चों, अगर मैं अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाया था ना, ऐसे चित्र ऐसे ही तो बनाया था, ऐसे एक लाइन खींचा था और ऐसे लाइन थी, मतलब इस लाइन की इधर आओगे बाएं साइड कौन मिलेगा सबसे पहले? फोकस। तो हमें पता चला कि बाएं साइड फोकस मिला। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी। फोकस दूरी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्मॉल एफ। ये फोकस है, मतलब यहाँ से लेकर ये दूरी, इधर हम बाएं साइड आ रहे हैं ना, उल्टा आ रहे हैं, बाएं साइड छोड़िए, उल्टा आ रहे हैं, उल्टा मतलब माइनस। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक मतलब देखिए, ऋणात्मक लिखना सीखिए पहले आप। ऋणात्मक मतलब माइनस होती है। अब ये कहाँ पर यूज होगा, कैसे यूज होगा, सब बताएंगे। अभी आपको इतना समझना है कि अवतल दर्पण में बाएं साइड चलने पर कौन मिलता है? फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। पहली बात आप समझ गए। अब आप सभी प्यारे बच्चे हमको बताओ कि जो वस्तु रखी जाती थी इससे इधर रखी जाती थी, बाएं साइड रखी जाती थी ना, बाएं साइड कोई समस्या नहीं है, बाएं साइड रखी जाती थी। अब आप बताओ सर, अगर कोई वस्तु नीचे बन रहा है,
अगर कोई वस्तु, इसको छोड़ो, अगर कोई वस्तु नीचे बन रहा है तो आप ये बताओ इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी निगेटिव? आप कहोगे सर इस अगर ऊपर है तो प्लस होगा, नीचे है तो माइनस होगा। तो हमें पता होगा जब वस्तु ऊपर बनेगा, जब देखिए पहला कंडीशन ये था। दूसरा बात ध्यान, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लिखा हूँ सबसे पहली वाली लाइन, ये एकदम सवाल में मिलेगा आपको अभी। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, नीचे मतलब नीचे क्या, नीचे बनने वाले प्रतिबिंब नीचे बनने वाले प्रतिबिंब ऋणात्मक होते हैं। मतलब ऋणात्मक मतलब उसकी वैल्यू माइनस होती है। समझ रहे हैं क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ये दो बात आप सभी को आसानी से समझ में आया होगा कि हमें पता चला था अवतल दर्पण प्रतिबिंब सब नीचे बन रहा था। नीचे मतलब नीचे प्रतिबिंब बन रहा है तो उसकी वैल्यू ऋणात्मक होती है। ये बात आप सभी को पता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें पता है ना, ये जो किरण जा रही थी इसमें से, ये जो किरणें जा रही थी इसको क्या कहा जाता है? आपतित किरण। आपतित किरण किधर से चल रही थी? बाएं से दाएं साइड। तो तीसरा पॉइंट लिखोगी, तीसरा पॉइंट आप लिखोगे आपतित किरण। आपतित किरण जो इसमें दिख रहा है वही लिखना है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं। आपतित किरण दाएं से बाएं साइड बाएं से दाएं साइड चलती है, बाएं से दाएं ओर चलती है। किसमें? अवतल दर्पण में। चौथा पॉइंट आप लिखोगे वस्तु हमेशा बाएं साइड रखी जाती है। कहाँ? बाएं ओर रखी जाती है। साइड मतलब ओर, बाएं साइड ही तो रखी गई थी 6 स्थितियाँ, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, ऐसे तो बाएं साइड था सब। तो ठीक है, ये हमारा प्रतिबिंब का था। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बात रखनी है ये याद रखनी है बस, कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब सभी दूरी कहाँ से नापी जाती हैं? पोल से। हम लोग ये दूरी यहाँ से यहाँ तक नापते हैं तो इसको हम फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक दूरी मापते हैं तो आर मतलब वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बस आप ये बात आपको सभी को समझ में आना चाहिए। तो आप कहोगे सर फोकस दूरी आपसे कहा जाता है, फोकस दूरी दूरी कभी माइनस नहीं हो सकती। प्यारे बच्चों दूरी माइनस नहीं हुई है, वो दिशा बताने के लिए माइनस लगा है। क्या बताने के लिए? दिशा। जिसके साथ माइनस लगा है उसका मतलब उसकी दिशा बाएं साइड है। अब हमें पता चल गया ये अवतल दर्पण के लिए था। ये चिन्ह परिपाटी पूछा जाता है कभी कभी, बाकी बहुत नहीं पूछा जाता। इंपॉर्टेंट है बाकी बहुत नहीं। अब दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों, हम लोग अवतल दर्पण के लिए पढ़ लिए, तो अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए हम ये पूरा चित्र बना के दिखा दे रहे हैं, आप भी ऐसे चित्र बना लीजिएगा। उत्तल दर्पण के लिए हमें पता है सर उत्तल दर्पण कैसे होगा, ऐसे होगा। अब हम इसको पॉलिश कर दिए प्यारे बच्चों, ऐसे पॉलिश कर दिए तो ये हमारी लाइनिंग बन गई। यहाँ पर प्यारे बच्चों P होता है, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर F होता है, यहाँ पर C होता है। ये सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर इसमें क्या होगा? उत्तल दर्पण के लिए हमें पता है प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ से ऐसे लाइन खींचो ऐसे, तो हमें पता है ये इधर साइड प्लस होगा, इधर साइड माइनस। मतलब हमें पता है वस्तु इधर साइड ये क्या है? अगर आप देखिए तो ये हमारा क्या है? बायां साइड है, ये बायां साइड है। आप बताओ। आप कहोगे प्यारे बच्चों अभी हमने आपको समझाया ये हमारा क्या है? ये प्लस होता है, ये भी प्लस, इधर माइनस इधर प्लस। तो हमें पता है इधर जितनी भी चीज़ें होती हैं ये माइनस होती हैं। अभी तो बताया था, भूल गए आप? नहीं, ये प्लस होता है, ऊपर की चीज़ें प्लस, नीचे की चीज़ें माइनस। हमें पता है इसमें प्रतिबिंब एक बार कहाँ बना था? याद होगा आपको, एक बार यहाँ बना था F पर, दूसरा वाला यहाँ पर बना था। इसीलिए इसमें आपसे कभी कभी पूछा जाएगा प्रतिबिंब धनात्मक होगा कि ऋणात्मक। आप देख रहे हो इसमें क्या होगा? प्रतिबिंब धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा। दूसरी बात, अब इसकी फोकस दूरी किधर है? हमें पता है सर इधर वाली वैल्यू सब बाएं साइड वाली माइनस होंगी, इधर वाली प्लस होंगी। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किधर है? दाहिने साइड। तो उत्तल दर्पण की इसकी लिख लीजिएगा, इसकी फोकस दूरी आप पूरा लिखिएगा, मैं ऐसे शॉर्ट लिख दे रहा हूँ लेकिन आप पूरा लिखिएगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी F सदैव धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। तो ये आपको प्लस लेना है। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, बाकी और कोई चीज़ नहीं लिखनी है। दर्पण से जो दूरी मापी जाती है वो पोल से इधर बाएं साइड होती है, बाकी और कुछ नहीं लिखना है, इतना ध्यान रखना है।
कि जो इसकी फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। समझ रहे हैं, इसकी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। ये हमारा चित्र था, ये हमें पूरा समझना था। समझ रहे हैं, ये हमें पूरा समझना था। ये हमारा चिन्ह परिपाटी हो गया। बाकी अगला जो होगा, अगला जो पॉइंट होगा वो मैं कल पढ़ाऊंगा। F = R/2 से रिलेटेड क्वेश्चन, ये हमें पता होना चाहिए, हमारा फार्मूला होता है। जहाँ पे ध्यान रखिएगा, F = क्या होता है प्यारे बच्चों, F = होता है फोकस दूरी, ये सबको पता होना चाहिए। और इसका जो मात्रक हो सकता है वो कभी कभी सवाल में देगा मीटर या दे देगा सेंटीमीटर। क्या दे देगा, सेंटीमीटर। कोई समस्या नहीं है। आर को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, आर को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये बात मैंने आप सभी को समझा दिया था, वक्रता त्रिज्या। इसका भी मात्रक मीटर होता है या तो सेंटीमीटर होता है। ये सबसे बेसिक सवाल होता है, ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही। मैं इस पर आधारित क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, आप करिएगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा, कहेगा एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी पहले एक बार अवतल दर्पण मत लिखिए, आपको पहला क्वेश्चन जैसे आएगा ना, आपको लिखा मिलेगा एक गोलीय दर्पण। कहेगा एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो, ऐसे सवाल पूछेगा। दूसरा सवाल क्या पूछेगा, कहेगा एक, अब गोली दर्पण नहीं देगा, अब अवतल दर्पण दे देगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, सेम वही लिख रहा हूं मैं। वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जितने टाइप के सवाल बन सकते हैं ना, सब करा दूंगा मैं, इससे बाहर नहीं जाएगा। जितना करा रहा हूँ इतना करिएगा, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तीसरा सवाल क्या पूछा जा सकता है, अब एक बार अवतल दिया है तो एक बार उत्तल दे के पूछिएगा सवाल। एक उत्तल दर्पण की, जितने बच्चे न्यूमेरिकल से डरते हैं ना, न्यूमेरिकल मैं ऐसे सिखाऊंगा आपको समय नहीं लगेगा सीखने में, आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें भी कहेगा वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। अब चौथा पॉइंट जो हमें चौथा सवाल लिखा मिलेगा, अवतल हो गया, उत्तल हो गया। अब देखिए हमें ये 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने टाइप के, 3 टाइप के। फोकस दूरी, अवतल, उत्तल, 3 टाइप के ये हो गए। अब इसी 3 टाइप में हमें समझना है प्यारे बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने चल रहे हैं तो आप यहाँ पर लिखिएगा 1। आपको सॉल्व करने के लिए लिखना होगा सॉल्यूशन। ऐसे आप लोग ना ऐसे थोड़ा सा सजा के लिखा करें, ऐसे सॉल्यूशन लिखना है। आप कह रहे हैं एक गोली दर्पण की फोकस दूरी, तो आप जब ना सबसे पहले उस बात को पकड़ा करो कि दिया क्या है। आप कहोगे सर यहाँ पर दिया है 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी कह रहा है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। जैसे मैं कह रहा हूँ मेरा नाम चंद्रेश है, तो प्यारे बच्चों ऐसे ही तो सीधी सी बात है ना कि मेरा नाम है, तो आप यही कह रहा है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, मतलब ये पता चला फोकस दूरी की वैल्यू है। तो कौन सा दर्पण है ये भी आपको पता चला, ये गोली दर्पण है। जब गोली दर्पण दे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने देखा गोली दर्पण है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिखा है फोकस दूरी। फोकस दूरी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, एफ कहते हैं। लिखिएगा दिया है, क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है F = 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। अब ज्ञात करने के लिए कह रहा तो वक्रता त्रिज्या को क्या कहते हैं, R कहते हैं। तो आप लिखोगे R बराबर क्वेश्चन मार्क। इसको एक बार अपने आप ना देख के किया करो, जब 1-2 बार देख के करोगे बाकी अपने आप से करने लगोगे। हमें F दिया है और R पूछा है, फार्मूला कौन सा लगेगा, F = R/2। परेशान ना हो, बाद में आप सब सिखाऊंगा कैसे पहचानोगे कौन सा फार्मूला लगेगा। F = R/2 फार्मूला होता है। देखो F की जगह कितना लिखना है, ये बात बताता है कि F की जगह आपको 20 लिखना है। तो F कहाँ है, आप सेम ऐसे लाइन बना के ऐसे लिख लिया करो, F बराबर 20।
आर की वैल्यू पूछा है तो आर को आर रहने दो 2। ऐसे करने के बाद हमें पता है सर इसके नीचे तो कुछ है लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है, तो आप 1 लगाओगे, ना कि और कोई अंक। 1 लगाने से कोई दिक्कत नहीं होता। अब ऐसा करके इधर गुणा किया जाता है तिर्यक। याद रखिएगा, जब दो चीज़ों के बीच में बराबर हो, हमेशा ये बात बता रहा हूँ, नहीं कि इसमें, हमेशा जब दो चीज़ों के बीच में बराबर हो तो तिर्यक गुणा कर देते हैं हम लोग। अब देखिए आर में 1 का गुणा करोगे तो पता है किसी भी संख्या में आर में 1 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा आर गुणे 1। अब 20 में 2 का गुणा होगा तो 20 गुणे 2, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है। हमें पता है किसी भी संख्या में 1 का गुणा करो तो वही संख्या आ जाती है, तो आर में 1 का गुणा आर आ जाएगा, तो 20 दूनी 40। अब हमें यहाँ तक लिख के अगर हम छोड़ देते तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे जब तक हम सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे तब तक सही नहीं होगा। ये पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। बाकी दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन समझिएगा। सेम यही चीज़ यहाँ पर भी लिखनी है, सॉल्यूशन सेम यही चीज़ लिखना है, इसमें दिया है। अब आगे हमें क्या दिया है, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण। देखिए अभी तक तो गोली दर्पण था, अब अवतल दर्पण आ गया। जब कभी भी, नोट करके अपने कॉपी में लिखिए, जब कभी भी अवतल दर्पण की फोकस दूरी बोले, अभी मैंने लिखा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती है, तो हमें पता चला अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या लिखनी है, एफ। एफ बराबर 20 नहीं लिखना है इस बार -20 लिखना है। क्यों? क्योंकि हमने लिखाया अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अभी चिन्ह परिपाटी में मैंने पहला लाइन लिखाया था। तो क्या करना है, जब अवतल दर्पण होगा तो दूसरा कंडीशन क्या, अवतल दर्पण जब होगा तो हमें फोकस दूरी को क्या लेना है, माइनस लेना है। अब बराबर -20। अब पूछा क्या है, वक्रता त्रिज्या आर बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर हमें कौन सा फार्मूला, एफ और आर से मिलकर फार्मूला कौन सा बना, यही बना है, एफ इज इक्वल टू आर बटे 2। एफ की जगह कितना लिखना है, 20। तो एफ की जगह लिखो -20, -20 लिखना है ना, 20 नहीं, -20 बराबर आर बटे 2। एक बार इस तरीके से सिखाया हूँ तो ऐसे करिए, नहीं तो हमें पता है डायरेक्ट ऐसे गुणा करा करो। किसका, इधर 20 दूनी 40, तो हमें पता है आर बराबर हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। तो ऐसे हमारा आंसर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ये मेरा प्यारा बच्चों दोनों उत्तर हो जाता है। ये वाला कैसे सॉल्व होगा, ऐसे। ये वाला कैसे सॉल्व होगा, ऐसे। बाकी तीसरा क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं यहाँ से। तीसरा में अब इस बार उत्तल दर्पण दिया है, तो आप कहोगे सर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी देखिए लिखाया हूँ मैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, धन होती है, प्लस होती है। तो इसकी भी फोकस दूरी कितना दिया है, 20। तो मैं लिखूंगा इसकी भी फोकस दूरी 20 दिया है, तो +20 लिखना है, या ऐसे 20 लिखोगे, इसमें माइनस नहीं होता। किस में, उत्तल में। एफ और आर की वैल्यू आपसे कह रहा वक्रता त्रिज्या बताओ, देखो लिखा ना, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। फिर वही फार्मूला सेम, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 होता है। एफ की जगह कितना रखना है, एफ की जगह 20, तो एफ की जगह ऐसे लाइन बना के लिखिए 20 बराबर आर बटे 2। इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए तो आर बराबर 20 दूनी 40 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं। तो ऐसे इन तीनों के अलावा आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस पर आधारित जिसमें वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना हो, बस ऐसे सवाल पूछेगा। अब चेंज क्या करता है पता है, अब चेंज कर देगा, कहेगा अब इतना उतार लिए होंगे आप लोग ना, उतार लिए होंगे। अब देखिए इसमें चेंज क्या करेगा, अब यही सेंटीमीटर की जगह ना मीटर दे देगा। क्या कहेगा, अब यही सेंटीमीटर की जगह मीटर दे देगा, तब आपसे कहेगा सॉल्व करो। तो जब आपसे सेंटीमीटर से मीटर दे देगा ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जहाँ जहाँ सेंटीमीटर लिखा था आपने वहाँ पर मीटर लिख दीजिए, बस हो गया आंसर। सेम वही काम करना है, जब वो मीटर में दे तो आंसर मीटर में, जब वो सेंटीमीटर दे तो मीटर में, बस हो गया, ख़त्म कहानी। ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको कुल कितने क्वेश्चन मिल गए, 3 ठो तो सेंटीमीटर वाले करवा दिए मैंने और 3 ठो मीटर वाले, तो तीनों मिला के टोटल 6 को आपको सॉल्व करने हैं। 6 क्वेश्चन लिखने हैं, 3 ठो जिसमें सेंटीमीटर था, फिर ये तीनों लिखिए जैसे जैसे मैंने लिखा है। तो कितने हो गए टोटल, 6 क्वेश्चन। इस पर आधारित ये 6 क्वेश्चन हो गए। बाकी अब क्या होगा, अब इसमें थोड़ा सा और एक पॉइंट और पढ़ लीजिएगा, जो 2 बेस्ड और क्वेश्चन बनते हैं उसको भी मैं यहीं पे करा दे रहा हूँ। इसको आशा करूँगा आप सभी लोग लिख चुके होंगे, उतार चुके होंगे। जो नहीं उतार पाए हैं वो फिर से बैक करके वो उतार लें, समझ रहे हैं। बाकी ये सब तो सबको करना होता, बैक कैसे होता, मूवी देख देख के, आप लोग सीरियल देख देख के ना खुद ही फ्री हो, सब कुछ जानते होंगे। चलिए अगला पॉइंट हमारा जो हो जाता है प्यारे बच्चों, अगला हमारे पास क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो आप चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहेगा कि एक
गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, इस पे भी 3 क्वेश्चन पूछेगा। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। कहेगा एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, इस बार देख रहे हैं वक्रता त्रिज्या दे रहा है, वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। क्या है? 40 नहीं लिखिए, आप इसको लिखिए 15 सेंटीमीटर, बाकी आपको अब सस्ता वाला नहीं कराना है। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? फोकस दूरी। दूसरा क्वेश्चन इसी में ऐसे बनेगा। ये 6 क्वेश्चन जो पिछले कराए हैं और अभी 6 जो और करा रहा हूँ, इसके अलावा आपका क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाएगा। बस ये अंक बदला हुआ मिल सकता है आपके एग्जाम में बस, और मैं कोशिश करूँगा कि यही मिल जाए तो बहुत अच्छा है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, जितना करा रहा हूँ बस इसको बार बार, जितना बार वीडियो देख सकते हो उतना बार रिवाइज करो, पूरा रट डालो। जितनी हेडिंग लिखाया हूँ, जैसे समझाया हूँ, 3-4 बार देखोगे ना सब याद हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये भी दिया सेम 15 सेंटीमीटर है। इसकी क्या ज्ञात करनी है? इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। तीसरा जो क्वेश्चन बन जाता है इस पर, वो बन जाता है एक उत्तल दर्पण दे देगा। अब एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। ये 3 6 क्वेश्चन हो गए हमारे पास, सॉरी 6 और 3 9। अभी इसमें मीटर बना दूंगा तो 12 हो जाएंगे। पहला सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। आप सॉल्यूशन आप तो बता दिया कैसे लिखना है, कैसे सॉल्व करना है, सीधा सॉल्व करते हैं। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा वक्रता त्रिज्या को कहते हैं आर। अभी बताया था मैं, बार बार लिख रहा हूँ, याद कर लीजिए। वक्रता री आर है, वक री मतलब आर। तो आर की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। क्या देना है? इसकी फोकस दूरी, एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। एफ बराबर क्वेश्चन मार्क, कह रहा ना फोकस दूरी ज्ञात करो, तो एफ की वैल्यू पूछा है। जब एफ और आर दिया हो तो हमें पता है फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू आर बटे 2। देखिए इस बार एफ को पूछा है, आर की जगह कितना रखना है? 15, क्योंकि आर की वैल्यू दिया है। एफ लिखना है, आर की जगह लिखना है 15 बटे 2। जब कभी भी आप ऐसे लिख लिया करो ना तो कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे, अब क्या करें। तो याद रखिए सब लोग, जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, इनको कैसे लिखा जाता है। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, पहले 2 लिखूंगा, ऐसे कोष्टक बनाऊंगा, ऐसे मतलब 2 से 15 में भाग दे दूंगा। इसका मतलब 2 से 15 में भाग, 2 से 15 में भाग। कभी भी ऐसा लिखा मिले तो इसका मतलब होता है 2 से 15 में भाग दे के 2 सते 14 हो जाएगा। एक बचेगा, दशमलव लगाओगे 0 आ जाएगा, 2 पंजे 10, तो हमारा ये कट जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा एफ बराबर प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 7.5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में हम लिखेंगे, तो हमारा पहला सवाल हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखिएगा। आर की वैल्यू हमें देखिए कह रहा है कि एक अवतल दर्पण दे दिया। क्या दे दिया? अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। हाँ, वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, तो हमें पता होना चाहिए वक्रता त्रिज्या बाएं साइड होती है, तो इसको हम माइनस लेंगे, -15 सेंटीमीटर। अब हमें पता होना चाहिए, कह रहा है इसकी फोकस दूरी मतलब एफ को स्मॉल लिखिएगा, कैपिटल नहीं होता है। अब ये हमारा क्वेश्चन मार्क, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब हमें पता होना चाहिए एफ इज इक्वल टू क्या होता है? एफ इज इक्वल टू होता है आर बाई, अब हमें पता होना चाहिए क्या होता है? एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। अब हमें पता हो क्या होगा भैया? एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। अब देखिए आर की जगह कितना रखना है? -15। एफ इज इक्वल टू आ जाएगा -15 बटे 2। अभी आपने इसको सॉल्व किया तो देखिए आया था एफ बराबर -7 दशमलव आ जाएगा, 7.5।
तो आप समझ गए प्यारे बच्चों कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में आई है, माइनस में आई है, कोई समस्या नहीं है। अगला तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे, तीसरा क्या लिखेंगे, तीसरा एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को आपने कहा सर आर कहते हैं, आर बराबर 15 सेंटीमीटर दिया है। इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो, फोकस दूरी मतलब एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। सेम ऐसे सॉल्व होगा, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 होता है फार्मूला। हमें पता है सर इसमें कोई माइनस वाइनस नहीं होता, सब प्लस होते हैं। तो एफ इज इक्वल टू क्या, आर की जगह कितना रखना है, 15, तो 15/2, तो 2 सत्ते 14, अब ये आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे तीनों के आंसर हो गए। ऐसे क्वेश्चन कह रहा हूँ जितना दे रहा हूँ इसका डाटा बदला हो सकता है, बाकी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, समझ रहे हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा अगर चेंज करेगा, वो क्वेश्चन कैसे चेंज करेगा, यहाँ सेंटीमीटर है ना, यहाँ मीटर कर देगा, यहाँ पर मीटर कर देगा, यहाँ पे क्या कर देगा, मीटर कर देगा। और जब ये मीटर कर देना तो आप भी जहाँ जहाँ सेंटीमीटर लिखे हो सब मिटा के मीटर कर दो, बस सब मिटा के क्या कर दोगे, मीटर कर दोगे। तो आपके पास 3 क्वेश्चन जो वो करा दिए मैंने, और ये 3 क्वेश्चन, ये टोटल 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन पहले कराया हूँ, फिर ये 6 और टोटल 12 क्वेश्चन हो गए। 12 क्वेश्चन कर लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं जाएंगे। इस पर आधारित क्वेश्चन 12 क्वेश्चन में से आपका समझिए, अगर ये 12 क्वेश्चन आप कर लेते हो तो आपके हम 1 नंबर फिक्स कर दे रहे हैं कि 1 नंबर आपका काम हो गया। यही इतना पढ़ लो, केवल 1 नंबर का काम हो गया। 22 नंबर पाओगे ना तो 1 नंबर ये ऐड कर लो आप, कि 1 नंबर ये पेपर में आएगा ही आएगा। चलिए प्यारे बच्चों, इस तरीके से आशा करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। प्रयास करता हूँ कि प्यारे बच्चे जो बहुत कमज़ोर बच्चे हैं वो अच्छे से समझ पाएँ। मैं उस तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ कि बच्चा कुछ भी ना जानता हो, मतलब कि वो फिजिक्स में होता ना कि उसको डर लगता है कि यार फिजिक्स में कैसे पढ़ूंगा, उसको हम एकदम बेसिक तरीके से चलते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि इस तरीके से सारी बातें, एक तरीके से छोटी छोटी बातें समझाई जा रही हैं, उसको समझिए। आपके दोस्त यार जितने भी बच्चे हैं उनको समझाइए कि हाँ क्लास चल रही है। क्लास आपको पता है बायोलॉजी की है, जो बायो भी आपका चल ही रहा है। बाकी जो फिजिक्स चला रहा हूँ मैं, फिजिक्स का टाइमिंग आप सभी को पता होना चाहिए, वो रात के 9 बजे होगा। फिजिक्स की टाइमिंग रात के 9 बजे से 10 बजे तक आपका रहा करेगा। इसमें 9 बजे से 10 बजे तक आप क्लास को पहुंच जाया करिए। बाकी रिकॉर्डेड क्लास है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, उसको रोज़ वीडियो आप देखकर कंप्लीट करिए। 2 वीडियो इसकी और हो चुकी हैं, उसको कंप्लीट करिए। बाकी आपको मेरा नाम तो पता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जितने प्यारे बच्चे नए जुड़ेंगे वो नंबर लिख लीजिए, 7753846482, ये नंबर ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ से जो पढ़ा रहा हूँ ना, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। क्या हो जाएगी, PDF। जितने बच्चे नोट्स बना रहे हैं ना, नोट्स बनाइए, नोट्स अपना नोट्स बनाना जरूरी होता है, PDF के चक्कर में मत रहिए। इस नंबर पे आप मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो जाइए, अपना नाम बता दीजिएगा कि सर मेरा नाम ये है, अपना नाम बताएंगे तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अपने ज़िले का नाम बता दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, आप किस ज़िले से हैं। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, नाम और अपने ज़िले का नाम बता के अपना क्लास बता दीजिएगा, सर मैं कौन सी क्लास में हूँ। मुझे पता है 10th की क्लास है, बाकी 12th के बच्चे कभी कभी आ जाते हैं, समझ रहा हूँ। और एक बात ये भी बताइए, आप मेल हैं कि फीमेल हैं, तो आप लड़की हैं कि लड़का, ये बात ध्यान रखिएगा, ये बताना ज़रूरी है, समझ रहे हैं। क्योंकि उनको ग्रुप में अलग अलग जोड़ा जाता है, लड़कियों को अलग, लड़कों को अलग। बाकी ये सारी चीज़ें आपको और अच्छे समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आशा करूँगा प्यारे बच्चों कोई समस्या नहीं होगी। जो भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करना आता तो अपने घर में किसी से पूछिए, सर कमेंट कैसे किया जाता है, भैया कमेंट कैसे किया जाता है। जो भी प्रॉब्लम हो, सर मुझे ये विषय नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, जो भी कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा हो आप लिखो। जब आप लिखोगे तब मैं उसको बता पाऊंगा, नहीं लिखोगे तो नहीं बता पाऊंगा। चलिए प्यारे बच्चे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत। क्लास कैसी लगी सभी प्यारे बच्चे कमेंट्स करेंगे।